चलो ध्यान दो अब तुम लोग यहाँ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ख़त्म कर दिए। यूरोप में राष्ट्रवाद तथा रूस के क्रांति, साम्यवाद एवं समाजवाद ख़त्म कर दिए हैं। आज पढ़ेंगे चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद, ठीक है ना, पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और ज्योग्राफी में 3 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। इकोनॉमिक्स में 2 ठो कर दिए हैं। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र में भी 2 ठो कर दिए हैं। तो तुम लोग जाके देख सकता है। कैसे मिलेगा मेरा पूरा वीडियो? तो मेरा फोटो नजर आ रहा है ना, उस पर क्लिक कर। उस पर क्लिक करेगा तो बहुत सारा ऑप्शन आएगा। तुम लोग को जाना प्ले लिस्ट का ऑप्शन है। प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाने के बाद सब वीडियो मिल जाएगा, A to Z वीडियो, चाहे हिंदी का हो या साइंस का हो या सोशल साइंस हो या मैथ का हो, NCERT मैथ हो या भारतीय भवन हो, ठीक है ना। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र और हिंदी हिस्ट्री यानी इतिहास और ज्योग्राफी यानी भूगोल किसमें मिलेगा? तो वहाँ लिखा होगा सामाजिक विज्ञान ऑल चैप्टर का वीडियो। उस पर क्लिक करेगा प्ले लिस्ट में जाकर तो मिल जाएगा सारा वीडियो, ठीक है ना। और उसका क्वेश्चन आंसर कहाँ मिलेगा? तो लिखा होगा सामाजिक विज्ञान ऑल चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, उस पर क्लिक करेगा तो मिल जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या हिंद चीन में राष्ट्रवाद? उससे पहले तुम लोग को बता देना चाहते हैं, अभी तक जो मेरा नया चैनल है जगदेव ब्लॉग, ये मेरा नया चैनल है। इसको जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। फोटो देख के मेरा सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस नाम से बहुत ज़्यादा चैनल बनल है। यहाँ ध्यान दे, क्या पढ़ना? हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में देखिए यहाँ पे हिंद चीन में देखो यहाँ पे क्या हिंद मतलब हिंदुस्तान ने समझ लेना कि हिंदुस्तान के बारे में पढ़ना है। और चीन के मतलब न समझ लेना कि चीन के बारे में पढ़ना है। हिंद है और चीन नाम है, लेकिन हिंद से हिंदुस्तान नहीं और चीन से चीन नहीं। तो हिंद चीन में पढ़ना है 3 देश के बारे में। कितना देश के बारे में? तो डायरेक्ट तुम लोग क्वेश्चन आएगा बता कि हिंद चीन में कितना देश आता है। डायरेक्ट बोलना है 3 देश। कितना देश बोलना है? अब कौन देश आता है पहले मैप देख लेते हैं। मैप एक बार देख ले कौन कहाँ पर है, किसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि तुम लोग को दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पर हिंद चीन में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर अपना यहाँ क्या है? इंडिया है ना। ये क्या है? अपना इंडिया है। तो इंडिया के बारे में नहीं पढ़ना है। हिंद मतलब ना समझना है, हिंदुस्तान ने समझ लेना है, ठीक है ना। और ये जो दिखाई दे रहा है ये चीन है। ये क्या है? ये जो दिखाई दे रहा है ग्रीन वाला ये क्या है? चीन है। क्या है? तो हमको ना तो इंडिया के बारे में पढ़ना है तो चीन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। हिंद चीन में आता है 3 देश। कौन कौन देश आता है? यहाँ ध्यान दे। यहाँ पर इंडिया हो गया, यहाँ म्यांमार हो गया। म्यांमार के बाद ये वाला देखिए ब्लू ऐसा नजर आ रहा है ना, ये ब्लू ऐसा नहीं आ रहा है, यह है लाओस। ये क्या है? लाओस। क्या है? फिर यहाँ नीचे छोटा सा दिखाई दे रहा है, यह है कंबोडिया। क्या है? कंबोडिया। और यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? लंबा सा ऐसे बड़ा सा दिखाई दे रहा है, यह है म्यांमार। क्या है? तो यही 3 देश के बारे में पढ़ना है। तो बोलेगा हिंद चीन में कितना देश आता है? तो बोलना 3 देश। कौन कौन आता है? तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। बोल, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन हम बार बार पूछता है, ठीक है ना, कि हिंद चीन में कितना देश आता है? तो 3 देश आता है। कौन कौन आता है? तो एक आता है ये वाला, देखो ये ब्लू वाला दिख रहा है, ये है लाओस। क्या है? यहाँ नीचे जो दिख रहा है गुलाबी, ये है कंबोडिया। और ये वाला थोड़ा केसरिया जो नजर आ रहा है, लंबा सा केसरिया जो नजर आ रहा है, ये है वियतनाम। क्या है? तो हिंद चीन में 3 देश। कौन कौन? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया। अब बात आता है कि इसको हम हिंद चीन क्यों बोलते हैं? इसको हिंद चीन क्यों बोलते हैं? तो यहाँ ध्यान दे, हिंद चीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ लाओस जो नजर आ रहा है, और कंबोडिया जो नजर आ रहा है, यहाँ पर तुमको संस्कृति और सभ्यता जिस तरह हिंदुस्तान का संस्कृति और सभ्यता है ना, जिस तरह हिंदुस्तान का चाल चलन व्यवहार, ठीक है ना, खान पान है, उसी प्रकार मिला था कहाँ? लाओस और कंबोडिया मिला था। तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर हिंदुस्तान का प्रभाव था, हिंदुस्तान कब्जा नहीं कर लेता। जिस प्रकार हिंदुस्तान में रहन सहन है, जिस प्रकार हिंदुस्तान में देवी देवता था, जिस प्रकार हिंदुस्तान का संस्कृति था, सभ्यता था, उसी प्रकार कहाँ मिलता? लाओस और कंबोडिया में। लाओस और कंबोडिया मिल रहा है, इसलिए इसको बोल दिया हिंद। क्या बोल दिए? इन्हें समझ लेना कि कब्जा कर लिया, कब्जा नहीं किया था। और ये वियतनाम ने जो नजर आ रहा है, बरका ऐसा नहीं, जो वियतनाम नजर आ रहा है, यहाँ पर चीन कब्जा कर लेता था। क्या कर लेता था? हिंदुस्तान ने कब्जा नहीं किया था, लेकिन हिंदुस्तान के जैसा वहाँ पर व्यवहार मिलता था, वहाँ का संस्कृति मिलता था, वहाँ सभ्यता मिलता था, वहाँ हिंदुस्तान के जैसा वहाँ मंदिर मिलता था। कहाँ? लाओस और कंबोडिया में। इसलिए इसको बोल दिया हिंद। क्या बोल दिए? और चीन इस पर कब्जा करके रखता था। और चीन के जैसा यहाँ पर वियतनाम में, चीन में जैसा बोली बोला जाता था वैसा बोली यहाँ बोला जाता था। जहाँ चीन में जैसा वेशभूषा, रहन सहन, खान पान था, उसी प्रकार वियतनाम में मिलता था। इसलिए वियतनाम को बोल दिए थे चीन। क्या बोल दिए? इसलिए हो गया यह हिंद चीन। क्या हो गया? तो हिंद चीन बोलेंगे तो कितना देश आएगा? 3 देश। कितना देश आएगा? कौन कौन आएगा? तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। बोल फिर से, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। याद करना, इससे क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है ना। तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अब देखो ये हिंद चीन में 3 देश आ गया। इसके इधर क्या है? तो उत्तर में देखो क्या है? चीन और म्यांमार। क्या है? तो बोलेगा हिंद चीन के उत्तर में क्या है? तो बोलना है चीन और म्यांमार। क्या बोलना है? तुम्हें पता है ना, ऊपर होता है उत्तर, ऊपर क्या होता है? उत्तर। और नीचे होता है दक्षिण। नीचे क्या होता है? यह साइड होता है पूर्व, ये साइड क्या होता है? और यह साइड होता है पश्चिम। क्या होता है? तो उत्तर में क्या हो गया? उत्तर में हो गया चीन और म्यांमार। चीन और
नीचे है, यानी दक्षिण में क्या होगा, तो दक्षिण में देखा है समुंदर है, क्या है समुंदर जो है, इसको बोलते हैं दक्षिण चीन सागर। क्या बोलते हैं, दक्षिण चीन सागर। और यहाँ पश्चिम में, यानी ये साइड क्या है, तो पश्चिम में यहाँ पर दिख रहा है थाईलैंड है, क्या है थाईलैंड, क्या है। और इधर पूरब में भी क्या है, तो पूरब में है दक्षिणी चीन सागर, ये पूरा दक्षिण चीन सागर है, पूरा क्या है, समझ आ गया तुम लोग को। तो मैं हिंद चीन के बारे में समझ गया ना। हिंद मतलब हिंदुस्तान नहीं, चीन मतलब चीन नहीं। हिंद चीन का मतलब 3 देश, लाओस कंबोडिया वियतनाम। लाओस कंबोडिया हिंदुस्तान का प्रभाव, यानी हिंदुस्तान का जैसा हिंदुस्तान में संस्कृति था, सभ्यता था, जिस प्रकार हिंदुस्तान में देवता था, रहन सहन कहाँ मिलता था, तो लाओस और कंबोडिया में। और चीन में और वियतनाम में मिलता था चीन के संस्कृति और सभ्यता, इसलिए इसको बोल दिया हिंद चीन। क्या बोल दिया, सबको दिक्कत है। आप पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, एक इसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ ध्यान दे। हिंदुस्तान से इधर अगर जाना है तो देखिए यहाँ पर छोटा सा रास्ता है, यह है इंडोनेशिया, यहाँ पर है सिंगापुर, मलेशिया है, और इसके बीच से छोटा सा रास्ता है, इसको बोलते हैं हम क्या है, इसको बोलते हैं मलक्का जल संधि। क्या बोलते हैं, मलक्का जल संधि। अभी हम थोड़ा मानचित्र के तुम लोग को जानकारी दे रहे हैं। मलक्का जल संधि, क्या बोलते हैं, मलक्का जल संधि, यानी जल को जोड़ने वाला संधि, जल को जोड़ने वाला। तो देखिए यहाँ पर इधर वाला जल और इधर वाला जल को जोड़ रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं जल संधि। क्या बोलते हैं, जल संधि। यानी यहाँ जितना भी व्यापार होगा इधर पर सब होगा मलक्का जल संधि से होकर, इधर जितना भी व्यापार होगा सब इधर से जाने का रास्ता है, तो मलक्का जल संधि से होकर होगा रास्ता, ठीक है ना। तो पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं हिंद चीन के बारे में। तो मैप के बारे में देख लिए ना, तो देखिए आप क्या पढ़ना है, हिंद चीन। क्या पढ़ना है, तो हिंद के हिंद चीन। तो हिंद चीन का मतलब क्या हुआ, बोलेगा हिंद चीन में कितना देश आता है, कितना बोलना है जल्दी बता दे। 3 देश। कितना आता है, 3 देश आता है। कितना देश आता है, 3 देश। पहला देश कौन है, तो पहला है लाओस। कौन है, लाओस। क्या है, दूसरा देश क्या है, कंबोडिया। क्या है, कंबोडिया। अब ये किधर था, तो भारत का किधर था, तो भारत यहाँ पर था ना, तो भारत का ईस्ट साइड में था। अरे यहाँ पर भारत था, तो भारत का ये साइड, तो ये साइड को क्या बोलते हैं, साइड को देखो क्या बोलेंगे, इधर हो गया पूरब, इधर हो गया दक्षिण। तो ये कौन देश था, तो ये था दक्षिण पूरब में ना था, दक्षिण हो गया, ये हो गया पूरब, दक्षिण पूरब के बीच में था ना, तो दक्षिण पूरब में। तो भारत का क्या था, तो दक्षिण पूर्वी देश था, दक्षिण पूर्वी। तो हिंद चीन में 3 देश, लाओस कंबोडिया वियतनाम। याद हो गया तुम लोग को, इसे क्वेश्चन आना फिक्स है, लाओस कंबोडिया वियतनाम, लाओस कंबोडिया वियतनाम, ठीक है ना। 3 देश हो गया। लाओस और कंबोडिया में कैसा संस्कृति और सभ्यता मिलता था, यहाँ का वेशभूषा, चाल चलन, यहाँ का खान पान, यहाँ का देवी देवता का कैसा था, हिंदुस्तान कैसा था, यानी यहाँ हिंदुस्तान का प्रभाव था। कैसा था, हिंदुस्तान का प्रभाव। इन्हें समझ लें कि हिंदुस्तान यहाँ कब्जा कर लेता, कब्जा नहीं कर लेता, जिस तरह हिंदुस्तान में उसी तरह यहाँ पर भी था, यानी हिंदुस्तानी प्रभाव। क्या था, समझ आ गया तुम लोग को, हिंदुस्तानी संस्कृति एवं सभ्यता का प्रभाव। हिंदुस्तानी संस्कृति एवं सभ्यता का प्रभाव कहाँ पर था, तो कौन देश पर, तो लाओस और कंबोडिया पर। लाओस और कंबोडिया पर कोई दिक्कत है, इसलिए इसको बोलिए हम हिंदी। क्या बोल रहे हैं, और यहाँ पर था चीनी संस्कृति एवं सभ्यता का प्रभाव। चीनी मतलब चीन का, चीनी संस्कृति और चीनी तो चीन तो बदमाश सभी करता है, ये कोरोना वाला ये क्या करता था, या कब्जो कर लेता था, उस पर आक्रमण भी कर देता था। किस पर, वियतनाम पर। हिंदुस्तान आक्रमण नहीं किया, लेकिन चीन जो है उस पर आक्रमण करके कब्जा भी कर लेता था। तो चीनी संस्कृति एवं सभ्यता का प्रभाव कहाँ पर था, वियतनाम पर। कहाँ पर था, वियतनाम। सभ्यता का प्रभाव वियतनाम पर कहाँ पर था, इसलिए इसको बोलते हैं हिंद चीन। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ ध्यान दे, अब देखते हैं हिंद चीन का इतिहास। क्या देखते हैं, हिंद चीन का इतिहास। तो हिंद चीन का हम देख लें कि हिंद चीन में क्या देखे, तो हिंद चीन में हम देखे थे कि हिंद चीन के ये क्या हिंद चीन क्या है, तो हिंद चीन के उत्तर में क्या था, तो उत्तर में हिंद चीन के उत्तर में क्या था, तो हिंद चीन के उत्तर में बताए थे क्या है, तो म्यांमार है। क्या है, म्यांमार और चीन है। क्या है, म्यांमार और, यही देश है ना। हिंद चीन के दक्षिण में क्या था, तो दक्षिण चीन सागर। क्या था, दक्षिण चीन सागर, जो विश्व का सबसे बड़ा सागर है। बोलेगा विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन है, दक्षिण चीन सागर। बोलेगा विश्व का सबसे बड़ा समुद्र कौन है, समुद्र यानी सागर, तो दक्षिण चीन सागर। इधर पर कौन है, पश्चिम में कौन देश था हिंद चीन का, तो बताए थे थाईलैंड। क्या बताए थे, थाईलैंड, जिसे कहा जाता है हाथियों का देश। याद है तुम लोग को, हाँ। उसके बाद इधर क्या था, इधर भी था समुद्र, यानी दक्षिण चीन सागर। क्या था, दक्षिण चीन, यानी पूरब में कौन था, तो पूरब में भी था दक्षिण चीन सागर। ये हो गया दक्षिण, ये क्या हो गया, और ये हो गया पश्चिम। क्या हो गया, पश्चिम, ठीक है ना। तो पूरब में भी था दक्षिणी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर। इसका चौधी देख लिया ना, चौधी देख लिया ना। अब देखते हैं हिंद चीन का इतिहास। क्या देखते हैं, हिंद चीन का इतिहास क्या था, हिंद चीन का इतिहास क्या था, तो हिंद चीन का इतिहास, हिंद चीन का
इतिहास देखते हैं, इसका प्राचीन इतिहास क्या था, यह कैसा था। तो देखो कंबोडिया में क्या बोल रहे हैं, कंबोडिया में जो है ना चौथी शताब्दी में, हम क्या बोले चौथी शताब्दी मतलब समझा, चौथी शताब्दी मतलब समझा तुम लोग पहले। चौथी शताब्दी मतलब 300 ईस्वी से लेके 400 ईस्वी तक, इसको बोलते हैं चौथी शताब्दी। क्या बोलते हैं, बोलेंगे छठी शताब्दी यानी 600 ईस्वी से लेके कितने, छठी शताब्दी यानी 500 से लेके 600। बोलेंगे सातवीं शताब्दी यानी 600 से लेके 700। समझ आया, समझ तुम लोग आया, डीजे आ गया। चल यहाँ ध्यान दे। तो चौथी शताब्दी में जो है ना, यहाँ पर चौथी शताब्दी में एक हिंदू राजा था, एक हिंदू राजा था। कहाँ पर, तो चौथी शताब्दी में कंबोडिया में। कहाँ पर बोल रहे हैं, कंबोडिया में कंबूज राज का स्थापना किया। कौन राज का स्थापना किया, कंजूस नारे का था, कंबूज राज का स्थापना किया। कौन कहता है, एक हिंदू राजा। कौन कहता, तो कंबोडिया में कंबूज राज का स्थापना किया, ठीक है ना। तो बोले कंबूज राज का स्थापना कब किया था, चौथी शताब्दी में। कहाँ पर किया, कंबोडिया में किया। समझ आ गया ना। और यहाँ पर 12वीं शताब्दी का मतलब क्या, 1100 से लेकर 1200। समझ आ गया ना, 1100 से लेकर 1200। तो यहीं पर कंबोडिया में, कहाँ पर बोल रहे हैं, कंबोडिया में 12वीं शताब्दी में। हम क्या बोल रहे हैं, 12वीं शताब्दी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हम बता रहे हैं। 12वीं शताब्दी में यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक राजा था। क्या था, उस राजा का नाम है, एक हिंदू राजा था जिसका नाम है सूर्यवर्मा द्वितीय। क्या है, सूर्यवर्मा द्वितीय से क्वेश्चन में आता है हर साल। सूर्यवर्मा द्वितीय था, हिंदू राजा। क्या कौन राजा था, हिंदू राजा सूर्यवर्मा द्वितीय। और यहाँ पर सूर्यवर्मा द्वितीय जो है कंबोडिया में एक मंदिर बनाया था जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। पता है तुम लोग का नाम बता, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन है, जल्दी बता, कौन पता है, नहीं पता है, अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में, बताओ कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन है, तो बोल देना अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में है। फिर अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया, तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनाया। अब एक क्वेश्चन और आता है कि अंकोर वाट का जो मंदिर है ये कौन देवता का मंदिर है। अरे देवता का मंदिर होता है, तो कौन देवता का मंदिर है, तो विष्णु देवता का। क्या है, यानी विष्णु भगवान का। कौन भगवान का, विष्णु भगवान का मंदिर है। कौन भगवान का मंदिर है, विष्णु भगवान का। समझ आया तुम लोग को, समझ आ गया। तो देख रहा है ना, कंबोडिया में क्या है, हिंदुस्तान में विष्णु भगवान होता है, कंबोडिया में भी है, तो हिंदुस्तान का प्रभाव है ना, इसलिए बोल दिए हिंद। क्या बोल दिए, समझ तुम लोग आया। अब ये अंकोर वाट का जो मंदिर है क्या है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जब सबसे बड़ा विश्व में तो पूछ भी करेगा। तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। देख लिया, हो गया यहाँ तक। अब देखते हैं कि चीन का प्रभाव जो वियतनाम में था वहाँ पर क्या है। तो देखते हैं, आप देखें यहाँ पर वियतनाम जो है ना, वियतनाम जो है शुरू से गुलाम होते आ रहा है, ठीक है ना। शुरू से ये क्या हो रहा है, वियतनाम गुलाम होते आ रहा है। जब चीन मजबूत होता था ना, जब मान लो चीन पूरा मजबूत हो गया तो जाके क्या किया, वियतनाम पर जाके कब्जा कर लिया, वियतनाम को हथिया लिया। आज जैसा चीन कमज़ोर हुआ तो वियतनाम वाला फिर आज़ाद हो गया। फिर क्या हुआ, फिर चीन मजबूत हुआ तो फिर जब कब्जा कर लिया, फिर चीन कब्जा हुआ तो फिर वियतनाम आज़ाद हो गया। यानी इस प्रकार होते रहता था। कौन, वियतनाम। कौन, जैसे तुम्हें ना रहता है घरों में, कोई बच्चा रहता है, उसको मार दिया तो गाली देने लगेगा, फिर मारेगा, बोलेगा और वो गाली देगा, तो कहेगा नहीं देगा। लेकिन जैसे तुम्हारे पास से दूर भागेगा, फिर गरियाने लगेगा, फिर पकड़ लेगा तो बोलेगा नहीं गरियाएंगे, और फिर तुमसे आज़ाद होगा तो फिर तुमको गरियाने लगेगा, गरियाता है ना। उसी प्रकार यहाँ पर होता था। यहाँ ध्यान दे। तो यहाँ वियतनाम में क्या बोल रहे हैं, वियतनाम में जो है ना, यहाँ ध्यान दे, वियतनाम में जो है यहाँ ध्यान दे, तीसरी शताब्दी। क्या बोल रहे हैं, तीसरी शताब्दी में नहीं, 200 से लेकर 300, तीसरी शताब्दी में वियतनाम में जो है ना, वियतनाम को कब्जा कर लिया था। कौन, तो चीन का एक वंश था। चीन का क्या था, चीन का एक वंश था, चीन के राजा था जिसका वंश के नाम था क्या, कौन था, तो चीनी वंश। क्या था, चीन वंश। क्या था, देखो यहाँ चीन ही देश है, चीन हम इस तरह लिख रहे हैं, तो चीन वंश था। क्या था, और ये क्या किया था, वियतनाम पर कर लिया कब्जा। क्या कर लिया, वियतनाम पर कब्जा कर लिया। कौन कर लिया, तो तीसरी शताब्दी में चीन वंश के शासक, चीन वंश के वियतनाम पर क्या कर लिया, कब्जा। क्या कर लिया। फिर वियतनाम क्या हुआ, जब चीन वंश कमजोर हुआ तो क्या हुआ, वियतनाम फिर आज़ाद हो गया।
लेकिन फिर आता है, फिर जब यहाँ ध्यान दे, जब चीन फिर मजबूत होता है तब आता है हान वंश। कौन आता है? ये सब उतना इंपॉर्टेंट ना है लेकिन बता देते हैं शॉर्ट में। हान वंश आता है। कौन आता है? चीन वंश कमजोर हुआ, वियतनाम आज़ाद हो गया। अब चीन वंश फिर मजबूत थी, फिर जो है चीन मजबूत होगा। चीन क्या होगा? मजबूत होगा। तो आता है हान वंश। क्या आता है? और हान वंश के शासक था वो था यू ती। क्या था? यू ती। क्या था? और चीन वंश के शासक था ना वो था सी हुआंग टी। याद रखना, चीन वंश का जो शासक था उसका नाम क्या था? यहाँ लिख देते हैं। चीन वंश का जो शासक था उसका नाम है सी हुआंग टी। क्या बोल रहे हैं? सी हुआंग टी। सी हुआंग। और तुम लोग जानता है कि विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन है? तो जानता है तुम लोग चीन का दीवार, पता है ना? विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन है? चीन का दीवार है। और चीन का दीवार यही बनाया था, सी हुआंग टी। कौन बनवाया था? सी हुआंग टी। सी हुआंग। लेकिन जैसे ही कमजोर पड़ा था वियतनाम फिर आज़ाद। वियतनाम फिर आज़ाद हो गया वियतनाम। फिर जब चीन मजबूत हुआ तो आया कौन वंश? हान वंश। कौन आया? और हान वंश का जो शासक था, हान वंश का जो शासक था वो था यू ती। क्या था? कौन था? यू ती। यू ती फिर कब्जा कर लिया। यू ती क्या किया? वियतनाम पर फिर कब्जा कर लिया। यू ती क्या किया? वियतनाम पर फिर कब्जा। वियतनाम, यहाँ लिख देते हैं, वियतनाम पर पुनः कब्जा कर लिया। वियतनाम पर पूरा कब्जा कर लिया। कौन कर लिया? हान वंश के शासक यू ती। हान वंश के शासक यू ती। हान वंश के शासक यू ती। फिर आता है, यहाँ ध्यान दे, फिर जो जब हान वंश कमजोर हुआ तो फिर वियतनाम आज़ाद हो गया। अब फिर आता है कौन वंश? आता है मिंग वंश। कौन आता है? मिंग वंश। मिंग वंश। चीन में कौन वंश आता है? चीन में आता है, चीन का वंश बता रहा है। चीन में आता है कौन? मिंग वंश। क्या आता है? चीन में आता है एक मिंग वंश। क्या आता है? और मिंग वंश जाके फिर कब्जा कर लेता है किस पर? वियतनाम पर। किस पर कर लेता है? यानी देखो, चीन जैसे कमजोर हो रहा है वियतनाम आज़ाद, और जैसे फिर चीन मजबूत हो रहा है तो वियतनाम पर कब्जा कर रहा है। अच्छा, चीन तो सूरज बदमाश है, अब ये उसको कब्जे करने में लगा इधर उधर ना है। यहाँ ध्यान दे, तब मिंग वंश के शासक था क्या? मिंग वंश के शासक था युंगली। क्या था? युंगली। क्या था? युंगली जाके वियतनाम पर फिर कब्जा कर लिया। ठीक है ना? फिर यहाँ ध्यान दे, फिर 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में क्या आता है? 19वीं शताब्दी में एक वंश आता है जिसका नाम है मंचू राजवंश। क्या है? मंचू राजवंश। चीन में एक वंश आता है। चीन में क्या आता है? देखो, युंगली जैसे, यहाँ ध्यान दे, युंगली वंश जैसे कमजोर पड़ा था फिर वियतनाम क्या हो गया? आज़ाद। क्या हो गया? तो फिर एक वंश आता है क्या? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में चीन में एक वंश आता है। चीन में क्या आता है? एक वंश आता है जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है मंचू। क्या था? मंचू राजवंश। क्या है? मंचू ये राजवंश। जाके फिर कब्जा कर लिया किस पर? जाके फिर वियतनाम पर कब्जा कर लिया। देख ले तुम लोग, पहले कौन कब्जा किया वियतनाम में? तो वियतनाम में पहले किया था चीन वंश जिसका शासक था सी हुआंग टी। सी हुआंग जैसे ही कमजोर हुआ वियतनाम आज़ाद। फिर जाके जब चीन मजबूत हुआ तो वहाँ आया हान वंश। क्या आया? हान वंश का शासक था यू ती। क्या था? ये जाके फिर चीन पर कब्जा कर लिया। फिर जैसे चीन कब्जा हुआ तो फिर वियतनाम बोला हम आज़ाद हो गए हैं, आज़ाद हो गया। फिर आता है मिंग वंश। क्या आता है? चीन में आता है मिंग वंश, और उसका शासक था युंगली। क्या था? ये जाके फिर चीन पर कब्जा कर लिया। फिर ये कमजोर हुआ, फिर वियतनाम बोला हम आज़ाद हो गए। फिर आता है 19वीं शताब्दी में चीन में कौन वंश? तो मंचू राजवंश। क्या? मंचू राजवंश। फिर जैसे मंचू राजवंश कमजोर पड़ेगा तब क्या होगा? वियतनाम आज़ाद हो जाएगा। लेकिन मंचू राजवंश कमजोर नहीं पड़ेगा, इसको मार के भगाएगा फ्रांसीसी। कौन मार के भगाएगा? तो फिर आता है फ्रांसीसी। कौन आता है? फ्रांस कहाँ है बता देते तुम लोग को। देखें पिक्चर में थोड़ा देखें, फ्रांस अभी जितना भी देश बोलेंगे सब कहाँ? यूरोप में। कहाँ पर है? देखें यहाँ पर, ये क्या है? ये है यूरोप महाद्वीप। ये क्या है? यूरोप महाद्वीप है। ये दिखाई दे रहा है यहाँ, ये क्या है? ये है यूरोप महाद्वीप। ये क्या है? यूरोप महाद्वीप। ठीक है ना? तो यहाँ ध्यान दे, यहाँ बोलेंगे फ्रांस, तो देखो फ्रांस यहाँ पर ये वाला जो ग्रीन दिखाई दे रहा है क्या है? फ्रांस। क्या है? समझ आ रहा है ना? बोलेंगे डच, तो डच बोलते हैं नीदरलैंड वाले को। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है देश क्या है? डच। क्या है? डच है। ठीक है ना? यानी नीदरलैंड वाले को। बोलेंगे पुर्तगाली, तो पुर्तगाली देखो यहाँ जो गुलाबी सन थोड़ा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? पुर्तगाली। ये क्या है? पुर्तगाली। बोलेंगे अंग्रेज, तो अंग्रेज यहाँ पर ये वाला देखो इंग्लैंड वाला, जिसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं या जिसको यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं। ये क्या है? अंग्रेज। समझ आ रहा है ना? तो ये सब जितना भी देश बोलेंगे सब कहाँ है? यहाँ से। ठीक है ना? यहाँ से सब क्या होता है? खोजने निकल जाता है, कमाने के लिए रोजी रोटियाँ। सब लोग जिला जो देश मिलता है वहाँ कब्जा कर ले चल जाता है। भारत पर भी जान भी करता है अंग्रेज कब्जा कर ले था ना? तो समझेंगे अभी। ठीक है ना? तो हम क्या बोल रहे हैं? फिर जो मंचू राजवंश से फिर आज़ाद होता है, मंचू राजवंश से आज़ाद होता है तो इस पर कौन कब्जा कर लेता है? कब्जा कर लेता है फ्रांसीसी। कौन कब्जा करता है? फ्रांसीसी। कौन कब्जा कर लेता है? फ्रांसीसी। समझ आया तुम लोग को? तो देखिए यहाँ पर बोलेगा कि पुर्तगाल, यहाँ ध्यान दे, आप बोलेगा तुम लोग को कि हिंद चीन पहुँचने वाला पहला व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुँचने वाला पहला व्यापारी कौन था? पहला व्यापारी कौन था?
तो हिंद जैसे भारत पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन था? पुर्तगाल। कौन था? पुर्तगाल। ना होता है कि भारत का बोलता है, भारत का खोज किसने किया था? पुर्तगाल। तो भारत का खोज उन्हें किया ना, इसका मतलब ये हो कि भारत हेरा गया कि भारत नहीं हेरा गया रे, वो भारत का खोज नहीं किया। उस जितना भी यूरोप के लोग था उसको भारत पता ही नहीं था कहाँ है। तो समुद्र के रास्ता से रास्तवा की खोज किया कि भारत यहाँ आए ना, सोने कि भारत की खोज किया, भारत हेरा था, भारत को खोज के दे दिया, ऐसा ना है। तो भारत में समुद्री रास्ता खोज किसने किया था? पुर्तगाल। किसने किया? तो भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन हो गया? पुर्तगाल। कौन हो गया? तो हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन है? तो यहाँ पर है पुर्तगाल। क्या है? यानी पूछेगा हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन है? तो बोलना है पुर्तगाल। क्या बोलना है? यानी पुर्तगाली हो गया। क्या हो गया? पुर्तगाली। क्या हो गया? पूछेगा भारत पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन है? पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन है? पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद हिंद चीन यानी लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में कौन पहुंचता था? डच पहुंचता है। कौन पहुंचता है? डच। डच। कौन पहुंचता है? डच। यानी नीदरलैंड के लोग को डच बोलते हैं। नीदरलैंड के लोग को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंडिया के लोग को क्या बोलते हैं? हिंदुस्तानी बोलते हैं ना, बोलते हैं। उसमें कहा नीदरलैंड के लोग को क्या बोलते हैं? डच। क्या बोलते हैं? डच के बाद आता है कौन? इंग्लैंड लोग। कौन आता है? यानी अंग्रेजवा आता है। कौन आता है? अंग्रेज। कहाँ आता है? हिंद चीन। क्या आता है? और इसके बाद आता है फ्रांसीसी। क्या आता है? फ्रांसीसी। क्या आता है? फ्रांसीसी। क्या आता है? अब यहाँ ध्यान दे, पुर्तगाली लोग हिंद चीन आया लेकिन कब्जा नहीं किया, खाली व्यापार करके चल गया। व्यापार करके चल गया। डच भी आया तो कब्जा नहीं किया, खाली व्यापार किया इसके साथ और चल गया। इंग्लैंड भी आया तो इंग्लैंड भी क्या किया? इंग्लैंड यानी अंग्रेज लोग आया हिंद चीन, लेकिन कब्जा नहीं किया, खाली व्यापार करके। ये कहाँ कब्जा करता है? इसको तो भारत में इसको तो इतना बड़ा कब्जा कर ले था। अरे इंग्लैंड के लोग कहाँ था? भारत में कब्जा कर ले था ना, और चीन पर भी कब्जा इसका था ही। तो ये छोटा मोटा देश पर क्या करता, छोड़ के चल गया खाली व्यापार करके। लेकिन फ्रांसीसी जो था आया था यहाँ कहाँ? हिंद चीन आया व्यापार करने और यहीं पर रह गया। यहीं पर क्या हो गया? रह गया, यानी उसको कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? क्या कौन कब्जा कर लिया? फ्रांसीसी। कौन कब्जा कर लिया? तो हिंद बोलेगा हिंद चीन पर किसका अधिकार था? बोलना फ्रांसीसी का। यानी फ्रांसीसी व्यापार करने आया था लेकिन देखा था यहाँ पर किसी कब्जा ना है, तो लूट लिया या किसको? यानी हिंद चीन पर कब्जा कर लिया। हिंद चीन पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। कौन किया? फ्रांसीसी। कौन किया? फ्रांसीसी किया। समझ आया तुम लोग को? बोलेगा कि बता हिंद चीन में क्या बोलेगा? बोलेगा क्वेश्चन आएगा कि हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी को, हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया है, हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? क्या कहा? क्योंकि वहाँ पर फ्रांसीसी बस गए जाके। तो हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आया गया है, तो याद रखना, कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलोन। क्या बोल रहे हैं? कोलोन। क्या बोल रहे हैं? कोलोन। जैसे ना तुम लोग समझ रहे हो, कहीं जाकर तुम बच जाएगा तो कॉलोनी ना बना लेगा, उस प्रकार लोग जाकर बच गया तो कॉलोनी बना लिया, तो इसको बोलते हैं कोलोन। क्या बोलते हैं? कोलोन। ठीक है ना। और फिर जो है हिंद चीन, यानी जो है हिंद चीन जो है आज़ाद होता है, हिंद चीन से पहले आज़ाद होता है वियतनाम। कौन आज़ाद होता है? अरे हिंद चीन में 3 देश है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। वियतनाम, लाओस। तो वियतनाम जो है आज़ाद होता है हिंद फ्रांसीसी से। कब? तो फ्रांसीसी से वियतनाम आज़ाद होता है। क्या होता है? आज़ाद। कब आज़ाद होता है? तो आज़ाद होता है 1945 ईस्वी में। कब होता है? 1945। तो बोलेगा बता, वियतनाम जो है फ्रांसीसी के कब्जे से आज़ाद कब हुआ? तो 1945 ईस्वी में। 1945 किसके कब्जे से आज़ाद हुआ? तो फ्रांसीसी के कब्जे से आज़ाद हुआ। कब? 1945 ईस्वी में। लेकिन 1945 ईस्वी में से भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 में आज़ाद हुआ। लेकिन 1947 से भारत आज़ाद हुआ, लेकिन भारत क्या हुआ? दो भाग में बट गया। एगो भारत, एक पाकिस्तान पगलवा बच गई, बट गया ना। एगो पाकिस्तान पगलवा बन गया। उससे पहले वियतनाम आज़ाद हुआ, लेकिन वियतनाम जो 2 भाग में बट गया। क्या हुआ? वियतनाम जो है 2 भाग में क्या हुआ? बट गया। क्या हुआ? एक हो गया ऊपर वाला, हो गया उत्तरी वियतनाम। क्या हो गया? उत्तरी वियतनाम। क्या हो गया? उत्तरी वियतनाम। और नीचे वाला जो था हो गया दक्षिणी वियतनाम, क्योंकि ऊपर उत्तर होता है, नीचे क्या होता है? दक्षिण। तो नीचे वाला क्या हो गया? दक्षिणी वियतनाम। क्या हो गया? और फिर ये दोनों जाके उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम जाके कितना साल के बाद? तो 30 साल के बाद। 30 साल के बाद, यानी 30 साल के बाद कर, तो 45 में 30 साल बाद कर, कितना होगा? 1975 ना होगा? हाँ, तो 1975 में फिर जाके उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम एक हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम क्या होता है? एक हो जाता है। एक हो, उत्तरी वियतनाम प्लस दक्षिणी वियतनाम एक होता है। एक होता है। समझ तुम लोग आया? तो इसका इतिहास पूरा बता दिए। इसका इतिहास पूरा बता दिए। हिंद चीन का जितना भी इतिहास था पूरा बता दिए। अब धीरे धीरे पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है ना। इतना जल्दी छाप, जितना बताया इतना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आना फिक्स है। जो अभी तक तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर करो, लाइक जरूर करो। ठीक है ना। चल यहाँ ध्यान दे। अब पढ़ेंगे फ्रांसीसी जो है मतलब हिंद चीन में कब्जा कैसे कैसे किया, कब्जा कैसे कैसे। तो पढ़ेंगे हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद। क्या पढ़ेंगे? हिंद चीन में
फ्रांसीसी उपनिवेशवाद। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है बता तुम लोग? उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है पहले ही बता। उपनिवेशवाद का मतलब होता है क्या? कोई शक्तिशाली देश के द्वारा, कोई शक्तिशाली देश के द्वारा कमजोर देश पर कब्जा कर लेना, क्या कहलाता है उपनिवेशवाद? क्या कहलाता है? समझ तो लोग आ गए? उपनिवेशवाद मतलब कोई शक्तिशाली देश है, वो क्या कमजोर देश पर जाकर कब्जा कर लिया, वही कहलाता है उपनिवेशवाद। क्या कहलाता है? तब बता, हिंद चीन किसका उपनिवेशवाद हो गया? तो फ्रांसीसी का हो गया। अब देखिएगा फ्रांसीसी कैसे कैसे कब्जा किया, कैसे कैसे। तो देखो यहाँ पर तुम्हें ध्यान देना, वियतनाम जो है ना, वियतनाम में 3 बड़ा क्षेत्र है, ठीक है ना। वियतनाम 3 चीज़ से मिलकर बना है, 3 बड़ा क्षेत्र, या बोल सकते हैं उसका राज्य, क्या बोल सकते हैं? राज्य से मिलकर बना है। एक है क्या? एक है टोकिन। क्या है? टोकिन। जैसे बोलेंगे दिल्ली, तो दिल्ली कहाँ है? भारत का है। उसके बाद टोकिन कहाँ है? तो वियतनाम में है। समझाया तुम लोग को? बोलेंगे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र कहाँ है? भारत में है। उसी प्रकार बोलेंगे टोकिन कहाँ है? तो वियतनाम में है। समझा गया ना? तो टोकिन, एक है अन्नाम, क्या है? अन्नाम, और एक है कोचिन चीन। कोचिन चीन, ये 3 क्षेत्र मिलकर वियतनाम बनता है। क्या बनता है? वियतनाम। ऐसे वियतनाम बताए थे ना, इस तरह लंबा ऐसा क्या है? वियतनाम है। क्या है? तो यहाँ पर जो उपराम है ना, उपराम जो है वो है टोकिन। क्या है? और यहाँ बीचा में है वो है अन्नाम। क्या है? अन्नाम। और निचुआ जो है ये है कोचिन चीन। क्या है? कोचिन चीन। यानी तीनों मिलकर बनता है पूरा वियतनाम। क्या बनता है? वियतनाम। समझा गया ना? तो टोकिन बोलेंगे, अन्नाम बोलेंगे, कोचिन चीन बोलेंगे। समझा ना? वियतनाम की बात करेंगे, सब बात कर रहा है वियतनाम। तो सब देखें यहाँ पर तुम लोग यहाँ डाले, सबसे पहले फ्रांसीसी कहाँ आया? तो वियतनाम में आया। कहाँ पर आया? वियतनाम में आया, ठीक है ना। और वियतनाम में आया और कहाँ पहुँचा? टोकिन में। कहाँ पहुँचा? अन्नाम में। कहाँ पहुँचा? अन्नाम में पहुँचा, ठीक है ना। और धीरे व्यापार करने लगा, और व्यापार करते करते क्या किया अपना, फिर जो उसका जो अथी होता है, हम लोग का होता है पंडित जी होता है ना, तो वहाँ पर जो होता है उन लोग का जो पंडित जी होता है उसको बोलते हैं पादरी। क्या बोलते हैं? पादरी। या पादरी का जो हेड होता है उसको बोलते हैं पोप। क्या बोलते हैं? तो वहाँ पर धीरे धीरे फिर पादरी लोग पहुँचने लगा। उसके बाद क्या करने लगा? पादरी लोग पहुँचा वहाँ, ठीक है। अब वहाँ पहुँच के बोलने लगा कि देखो हम लोग का धर्म कितना अच्छा है, अपना धर्म का बड़ाई करने लगा, और वियतनामी के धर्म की क्या बुराई करने लगा। क्या करने लगा? तो जब इस तरह करने लगा तो क्या कर, वियतनामी लोग पकड़ के पादरी को कूट दिया। और तुमको सब किसी का धर्म के भला बुला बोलेगा तो नहीं कूट देगा। तो पादरी पर क्या किया? कूट दिया। क्या किया? कूट दिया। तो फ्रांस के जो राजा था, फ्रांस के उस समय राजा था कौन? तो फ्रांस का उस समय राजा था नेपोलियन तृतीय। क्या कौन था? एगो नेपोलियन के बारे में तुम लोग को पढ़ाए थे। कब? नेपोलियन के बारे में पढ़ाए थे। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में तुम लोग को पढ़ाए थे, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में पढ़ाए थे ना। तो वो नेपोलियन है, वो नेपोलियन अच्छा था, ये नेपोलियन बदमाश था। फ्रांस का राजा था नेपोलियन तृतीय। कौन था? 3 नंबर वाला नेपोलियन तृतीय, यानी 3 नंबर वाला नेपोलियन, ठीक है ना। नेपोलियन तृतीय ने गुस्सा हो गया कि हम मेरा तो जो है पंडित जी यानी उसका जो पादरी है उसको तुम मारेगा। तो ये क्या किया? वहाँ से नेपोलियन क्या किया? अपना फ्रांस से भेज दिया कि जहाज, क्या भेज दिया? और उस पर सेना उना भेज दिया, और हथियार भेज दिया। और यहाँ पर जाके क्या किया? अन्नाम के जो राजा था उसको बहुते मारा, और उससे लड़ाई कर दिया। क्या कर दिया? लड़ाई कर दिया। और 1862 में जहाजी बेरा और सैनिकों ने भेज दिया। अब ये तो कमज़ोर ना, वियतनाम का है, कमज़ोर है, तो लड़ पाएगा? न लड़ पाएगा। तो 1862 में फिर क्या किया? 1862 में अन्नाम पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अन्नाम पर कौन अधिकार कर लिया? तो फ्रांसीसी। कौन अधिकार कर लिया? फ्रांसीसी अधिकार कर लिया। पूरी तरह नहीं किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा अधिकार कर लिया। फिर आता 1863 ईस्वी। क्या आता? 1800 जैसा देखा कि वियतनाम के लोग फ्रांसीसी लोग क्या किया? अन्नाम पर उसको पीट उठ के क्या किया? हथियार लिया पूरा। तो वैसे इसका बगल में था कंबोडिया, भी बताए थे ना, लाओस। कंबोडिया वियतनाम था ना, तो यहाँ पर था लाओस। यहाँ पर क्या था? लाओस। और यहाँ पर निचुआ में था कंबोडिया, बताए थे। तो कंबोडिया वाला डर गया कि कहीं हमको भी इसी तरह मार उड़ के ना हथियार लेगा, कि धीरे आप घुस नहीं पड़े। तो कंबोडिया वाला डर गया। तो कंबोडिया जो राजा था दौड़ गया किसके पास? फ्रांसीसी के पास। किसके पास गया? तो फ्रांसीसी के पास दौड़ गया। अब बोला कि कहीं तुम फ्रांसीसी से बोला कि हमको ना हथियार लेना, मतलब फ्रांसीसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, गोर लग रहा है कि कंबोडिया को आपने हथियार लीजिएगा, हमें को शासन करने दीजिएगा, आपको जो चाहिए वो हम देंगे, ठीक है ना। तब फ्रांसीसी लोग खुश हो गया, उसको लड़ना भी नहीं पड़ेगा, जो चाह रहा है वो मिल रहा है, तो नहीं खुश हो जाएगा। तो कंबोडिया क्या किया? 1863 ईस्वी में फ्रांसीसी के अधीनता को स्वीकार कर लिया। यानी जो फ्रांसीसी कहेगा वो मानने के लिए तैयार हो गया। कौन? कंबोडिया। कौन तैयार हो गया? तो फ्रांसीसी का अधीनता को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और जितना टैक्स मानता था, जितना पैसा मानता था, कंबोडिया का राजा उसको पहुंचाता था जनता से वसूल के। समझा गया तुम लोग को? तो कंबोडिया अपने आप क्या हुआ? फ्रांसीसी का अधिकार को क्या किया? फ्रांसीसी का अधीनता को क्या किया? स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया?
स्वीकार कर लिया। फिर 1867 ईस्वी, 1867 ईस्वी, 1867 ईस्वी में जो है ना फ्रांसीसी अभी अधिकार कर लिया कि कोचिन चिन्ह पर, किस पर अधिकार कर लिया? वियतनाम के कोचिन चिन्ह नीचे वाला भाग पर, नीचे वाला। तो बोलेगा बता फ्रांसीसी जो है कोचिन चिन्ह पर अधिकार कब किया? तो कब बोलना है? 1867 ईस्वी, 1867 ईस्वी। फिर आता है 1873 ईस्वी, 1873 ईस्वी। 1873 ईस्वी में जो फ्रांसीसी जो है अब जाके कहाँ अधिकार कर लिया? तो निचवा तो करिए लिया 1867 में निचवा करिए लिया। 1873 में जाके तोकिन पर अधिकार कर लिया। किस पर कर लिया? तोकिन के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। कब? 1873 में, 1873 में। इस प्रकार का इस अधिकार करते 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 63 लिख दिए। 1873 में तोकिन पर अधिकार कर लिया। इसी प्रकार अधिकार करते 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 1887 ईस्वी आते 1887 ईस्वी आते आते पूरा वियतनाम, पूरा लाओस है ना, वियतनाम के बगल में ही देश ना है लाओस, और यहाँ पर कंबोडिया पूरा पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? तो बोलेगा पूरा वियतनाम, लाओस, कंबोडिया पर अधिकार कब कर लिया? तो 1887 ईस्वी आते आते सबको क्या किया? हथिया लिया। क्या किया? हथिया लिया। कौन हथिया लिया? फ्रांसीसी। कौन हथिया लिया? फ्रांसीसी। अब इससे पूछता था, अब इससे कोई पूछेगा, मान लो तुम गलती कर दिया या तुम किसी को पीट दिया, तो तुमको पूछे कहाँ पीटा? तो बोलेगा कि हमने गलती है इसलिए पिटलिए, मतलब तुम अपना गलती लेगा? नहीं लेगा। तो इसको पूछता था फ्रांसीसी को कि तुम जो है हिंद चिन्ह पर अधिकार क्यों किया? तो बोलता था कि हिंद चिन्ह के लोग जो है ना, पता ना उसको कैसे खाना पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, उसको पता ना है। नहीं वो क्या असभ्य है, क्या है उसको? ना तो रहन सहन का तरीका पता है, ना तो खाने पीने का तरीका पता है, ना तो क्या बोलना चाहिए, कैसे बातचीत करना चाहिए, उसका तरीका नहीं पता है। तो यही हम इन लोग को सिखा रहे हैं, यानी उसको क्या बना रहा है? असभ्य को, असभ्य मतलब खराब, तो असभ्य से बना रहा है सभ्य। क्या बना रहा है? यानी खराब से उसको अच्छा बना रहा है। तो अच्छा बना रहा है कि लूट रहा है? लेकिन नहीं बोलेगा कि लूट रहा है, कोई बोलेगा लूट रहा है? तो यहाँ पर ध्यान दे। तो पूछेगा कि बता, पूछेगा कि फ्रांसीसी को हिंद चीन को उपनिवेशवाद बनाने का कारण क्या था? तो क्या बोलना है? देखिए फ्रांसीसी को क्या बोल रहे हैं? फ्रांसीसी द्वारा हिंद चीन समझ रहे हैं तुम लोग? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, या लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, समझ आ गया ना? तो फ्रांसीसी द्वारा हिंद चीन को उपनिवेशवाद बनाने का कारण, तो उपनिवेशवाद बनाने के कुछ कारण डायरेक्ट पूछेगा, जो बता रहा हूँ लिख देना है। उपनिवेशवाद मतलब समझ गया ना? उपनिवेशवाद मतलब होता है एक शक्तिशाली देश के द्वारा कमजोर देश पर कब्जा कर लेना, उपनिवेशवाद में कहलाता है। समझा गया ना? तो फ्रांसीसी द्वारा हिंद चीन में उपनिवेशवाद बनाने का कारण क्या है? तो पहला कारण है आर्थिक कारण। पहला कारण क्या है? आर्थिक कारण मतलब समझ रहे तुम लोग? आर्थिक कारण मतलब पैसा कौड़ी। तो सिंपल बात है, पैसे कमाने के लिए गया है ना? अरे पैसे लूटने के लिए कब्जा किया, अंग्रेजों भारत पर कब्जा किया, क्या है? पैसा लूटने के लिए। तो पहला कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण मतलब पैसा कारण। तो आर्थिक कारण में जो पहला आता है वो आता है क्या? कृषि। क्या आता है? हिंद चीन में जो है ना, हिंद चीन में कृषि के लिए जो है ना, कृषि के लिए बहुत अच्छा भूमि था, यानी कृषि का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा। तो क्या करता था यहाँ किसान लोग क्या करता था? हिंद चीन में खेती कर रहा है, और ये लोग फ्रांसीसी लोग उसको कम दाम में लूट के ले चल जाता था। कहाँ ले जाता था? अपना देश यानी फ्रांस ले जाता था, और वहाँ पर फैक्ट्री फिर उससे अच्छा माल बना के, जैसे यहाँ सूती ले गया तो वहाँ सूती कपड़ा बना दिया, यहाँ से रेशम ले गया तो वहाँ रेशम कपड़ा बना दिया। समझ रहा है ना? बना के यहाँ आके फिर महंगा बेच देता था, सस्ता में लूट के ले चल गया और महंगा में बेच देता था। तो पहला कारण क्या था? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में पहला क्या था? कृषि। क्या था? दूसरा क्या था? कि वहाँ के ज़मीन खोदने पर जो वहाँ पर ज़मीन में था कोयला भरा हुआ, यानी कोयला का भंडार था। क्या था? तो कोयला लूट के ले जाता था। समझ रहा है ना? उसके बाद क्या था? कोयला था, टीन था, जस्ता था भरा हुआ, टंगस्टन था, ये सब क्या है वहाँ का, यानी वहाँ पर क्या था? खनिज जो है काफ़ी मात्रा में था। क्या था? खनिज का भंडार वहाँ पर क्या था? काफ़ी मात्रा में। क्या था? तो दूसरा कारण आर्थिक कारण में क्या था? तो खनिज भंडार। क्या था? तो तुम लोग खनिज भंडार लिख के उसके बाद ये लिखना, ठीक है ना? तो खनिज भंडार में जैसे कोयला हो गया, टीन हो गया, जस्ता हो गया, टंगस्टन हो गया। समझ आ गया तुम लोग को? तीसरा जो कारण था यहाँ पर, तो व्यापारिक, यहाँ ध्यान दे, तीसरा कारण यहाँ पर क्या था? तो तीसरा कारण यहाँ पर था कि यहाँ ध्यान, मेकांग डेल्टा। क्या था? मेकांग डेल्टा। समझ रहा है कि यहाँ पर ये क्या था? यहाँ पर था लाओस। क्या था? और इधर था कंबोडिया,
और यहाँ पर था क्या, ये इधर लंबा था वियतनाम, क्या था, तो यहाँ से एगो नदी निकलता था, जैसे हम लोग का गंगा नदी निकलता है ना, उसी प्रकार यहाँ पर एगो नदी निकलता था, इसको बोलते हैं मेकांग नदी। क्या बोलते हैं? तो मेकांग नदी, इससे मेकांग नदी निकलता था, और इसके जो चारों तरफ जो पानी जब फैल जाता था, तो यहाँ पर जो बताए थे ना कि जब पानी फैल जाता था वो जो मिट्टी बनता है उसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, बताए थे ना। नदी के द्वारा पानी फैलने पर जो मिट्टी आएगा, उस जो मिट्टी बनता है उसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं? और जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होता है ना, इसलिए यहाँ पर जो बहुत उपजाऊ होता था, क्या होता था, तो मेकांग डेल्टा क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए, कि इस पर कब्जा हो जाएगा तो सब जितना भी उत्पादन हो जाएगा सब इसी का हो जाएगा। तो मेकांग डेल्टा पर कब्जा करने के लिए, ये क्या हो गया, आर्थिक क्षेत्र में 3 कारण हो गया। कितना कारण हो गया? 3 कारण, ठीक है ना। अब दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण बोल रहा था कि, और पूछा था कि और कारण क्या है, तो ये बोला था कि यहाँ के जो वियतनाम के लोग हैं ना, यानी जो हिंद चीन के लोग थे, यानी वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग के तौर तरीका नहीं पता है, कैसे खाना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, यानी यहाँ के लोग को कुछ नहीं पता है, यानी असभ्य है। क्या है? तो बोला था कि असभ्य को सभ्य बनाने के लिए, असभ्य को सभ्य बनाने के लिए, असभ्य को सभ्य बनाने के लिए, सभ्य बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, हिंद चीन पर कब्जा कर लिए हैं। ये लोग को क्या करेंगे, ये लोग असभ्य है, इसको हम क्या करेंगे, जो सभ्य बना देंगे, और जब ये लोग सभ्य बना देगा तो हम इसको, ये लोग को छोड़ देंगे। समझ रहा है? यानी ये लोग को लूरना है, इसको लूर सिखाने के लिए कब्जा किए हैं। कौन बोल रहा है? फ्रांसीसी। कौन बोल रहा है? तो पहला कारण क्या हो गया, आर्थिक कारण। दूसरा कारण क्या हो गया, असभ्य को सभ्य बनाना, असभ्य को। और तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है व्यापारिक सुरक्षा। क्या है? वहाँ पर किसी का भी कब्जा नहीं था, ना तो अंग्रेज का कब्जा था, ना तो डच का कब्जा था, ना तो पुर्तगाली कब्जा था, तो हिंद चीन में किसी कब्जा नहीं था। जब किसी का कब्जा नहीं तो किसी से इसको लड़ना पड़ेगा, लड़ना नहीं पड़ेगा, अकेले जाकर वहाँ पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया तो क्या वहाँ व्यापारिक सुरक्षा हो गया। वहाँ पर किसी कोई और व्यापार नहीं कर रहा है। जब कोई और व्यापार नहीं कर रहा है तो वहाँ पर कोई लड़ेगा, ना लड़ेगा तो वहाँ के क्या हो गया, व्यापारिक सुरक्षा हो गया। क्या हो गया? यानी व्यापारिक सुरक्षा। यानी बोलेगा बताओ कि फ्रांसीसी द्वारा हिंद चीन को उपनिवेशवाद बनाने का कारण क्या है, तो बोलना है 3 कारण। एक पहला कारण क्या, आर्थिक कारण। दूसरा कारण क्या, कि असभ्य को सभ्य बनाने के लिए। और तीसरा क्या, व्यापारिक सुरक्षा। वहाँ किसी का कोई खतरा नहीं था, ना तो वहाँ पर अंग्रेज था, ना तो वहाँ डच था, ना तो पुर्तगाली तक को खतरा था। तो 3 कारण हो गया। समझ आ गया ना। अब कहीं भी कब्जा कर लेता है, कहीं भी कब्जा कर लिया तो फ्रांसीसी लोग वहीं बच जाता है ना, नहीं बचता है तो उसका भी अति बच्चा होता है ना, तो बच्चा लोग भी वहीं उसका रहेगा, तो उसको पढ़ाना लिखाना है कि ना, तो पढ़ाने लिखाने लिए क्या करेगा। और फिर यहाँ पर बोल रहा है क्या, कि असभ्य को हम सब बनाएंगे, तो वियतनामियों को भी पढ़ाना लिखाना है। तो बात आया कि यहाँ पर अब हिंद चीन में शिक्षा देगा। क्या देगा ही, तो हिंद चीन में शिक्षा देगा। तो सोच रहा है कि हिंद चीन में कितना शिक्षा दे, कहीं ज़्यादा पढ़ लिख के जो हिंद चीन के लोग हैं, कहीं हम ही लोग को डंगाना शुरू कर दे। जानने कहता है जब कोई ज़्यादा पढ़ लिख लेता है तो उसको सोचने और समझने शक्ति बढ़ जाता है। वो सोचने समझने लगता है कि कौन हमारे साथ बुरा कर रहा है, कौन हमारे साथ अच्छा कर रहा है। तो फ्रांसीसी लोग तो उसके साथ बुरा कर रहा है, देश पर कब्जा कर ले तो बुरा कर ले। तो ये सोच रहा है कौन, कि हिंद चीन में कितना शिक्षा दे। कौन सोच रहा है, फ्रांसीसी। कौन सोच रहा है, तो हिंद चीन में शिक्षा दे। तो हिंद चीन में शिक्षा देने के लिए सोच रहा है, लेकिन ये सोच रहा है कि हिंद चीन में शिक्षा देंगे तो कितना शिक्षा दे, कितना शिक्षा ये लोग को दें, कि ज़्यादा कहीं पढ़ लिख के कहीं हमले ना गेम ओवर कर दे। समझ रहा है ना। तो कितना शिक्षा भी वियतनामी लोग को दो, कि ज़्यादा परेशानी ना हो, ज़्यादा इन्हें कि ज़्यादा पढ़ लिख लिया और हमने गेम क्या कर दिया, ओवर क्या कर दिया। तो कितना शिक्षा दें और किस भाषा में दें, किस भाषा में, यानी कौन भाषा में शिक्षा दें। वियतनामी भाषा में शिक्षा दें, यहाँ के जो भाषा है वही भाषा में शिक्षा दें, कि हम अपना भाषा यानी फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दें। ये सोच रहा है कौन, फ्रांसीसी लोग। कौन सोच रहा है, फ्रांसीसी लोग सोच रहा है कौन भाषा में शिक्षा दें, कौन भाषा में शिक्षा दें। ठीक है ना। तब तो फ्रांसीसी लोग ठीक क्या था, तो फ्रांसीसी लोग क्या था कि जो बच्चा लोग है ना, जो कम क्लास से पढ़ने वाला 1, 2 में पढ़ने वाला है, उसको वहाँ के लोकल भाषा में शिक्षा दो। वहाँ के लोकल भाषा में, यानी वहीं के भाषा में शिक्षा दो, यानी वियतनामी भाषा में शिक्षा दो। कौन भाषा में शिक्षा दो, तो वियतनामी भाषा में, वहीं के लोकल भाषा में शिक्षा दो। ठीक है ना। अगर बड़ा हो जाता तो फिर उसको फ्रांसीसी भाषा सिखाओ। कौन भाषा सिखाओ, फ्रांसीसी भाषा सिखाओ, फ्रांसीसी भाषा सिखाओ। कौन ये बोला था, बोला फ्रांसीसी। कौन बोला था, फ्रांसीसी भाषा क्यों सिखाओ, कि सोच रहा है कि अगर फ्रांसीसी भाषा लोग को सिखा देंगे ना तो हम लोग को इससे काम कराने में इजी पड़ेगा। अरे क्या बोल रहे हैं लोग को समझ आ जाएगा ना। अभी वो फ्रांसीसी बोल रहा है, कौन बोल रहा है, फ्रांस के लोग फ्रांसीसी बोल रहा है, तो लोग को समझ आ रहा है। अभी अंग्रेज के लोग आएगा, अंग्रेजी बोल रहे तुम लोग को समझ आएगा, लेकिन तुम लोग भी उन लोग को भाषा जानेगा, समझ जाएगा। तो जब यहाँ के लोग फ्रांसीसी भाषा सीख जाएगा तो क्या बोल रहा है फ्रांसीसी लोग, क्या बोल रहा है लोग समझ जाएगा, और जो काम बोलेगा कर देगा काम। और जब यहाँ के लोग फ्रांसीसी भाषा सीख जाएगा तो क्या होगा, वो भी फ्रांसीसी भाषा बोल रहा है, फ्रांस के लोग भी फ्रांसीसी भाषा बोल रहा है, हिंद चीन के लोग भी फ्रांसीसी भाषा बोल रहा है। तो जब 2 भाषा बोलने वाला सेम टू सेम हो गया तो दोनों में क्या होगा, मेल मिलाप ज़्यादा हो जाएगा। और अपने आदमी समझेगा, जो वियतनाम के आदमी है, जो वियतनाम के लोग है, वो क्या समझेगा, फ्रांसीसी आदमी को अपने आदमी समझेगा। जैसे तुम लोग ना कहीं चल जाओ बाहर और वहाँ पर हिंदी बोलने वाला को नहीं मिल रहा है,
सब अंग्रेजी बोलने वाला है, कहीं पर तुम लोग को हिंदी बोलने वाला को मिल गया तो तुरंत दोस्ती ना हो जाता है। तो वही सोच रहा है कि फ्रांसीसी भाषा ये लोग को सिखा देंगे तो हम लोग में क्या जाएगा, दोस्ती हो जाएगा, तो कब्जा करने में आसानी होगा। कौन सोच रहा है? फ्रांसीसी। कौन सोच रहा है? अब यहाँ ध्यान दें, तो ये जो है ना कितना शिक्षा दें, कितना शिक्षा दें। जब शिक्षाएँ देने लगा, जब शिक्षाएँ देने लगा यहाँ के लोगों को, तो ये जो फ्रांसीसी का पूरा बड़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है? फ्रांस अपना देश का, यानी फ्रांस का क्या कर रहा है? फ्रांस का क्या कर रहा है? पूरा बड़ाई कर रहा है। क्या कर रहा है? पूरा बड़ाई कर रहा है, ठीक है ना, पूरा बड़ाई कर रहा है। किसका? फ्रांस का। किसका कर रहा है? लेकिन फ्रांस का बुराई कर रहा है, लेकिन वियतनाम के क्या कर रहा है? यानी वियतनाम को क्या कर रहा है? वियतनामी लोग को क्या कर रहा है? तो वियतनामी लोग को कर रहा है बुराई। क्या कर रहा है? वियतनामी लोग को बुराई। यानी किताब में लिखल है एकदम पूरा अच्छा कि फ्रांस के लोग बहुत अच्छा होता है, फ्रांस के लोग जहाँ जाता है वहाँ के जनता को एकदम अच्छा से, मतलब वहाँ के जनता को रहन सहन का तरीका सिखा देता है, बोलने का तरीका सिखा देता है, ठीक है ना, खान पान का तरीका सिखा देता है। फ्रांसीसी लोग पहले जो है डाकू से परेशान, सॉरी वियतनामी लोग जो पहले था डाकू से परेशान थे, यहाँ डाकू लूट के ले चल जाता था किसान के धन उनके। लेकिन जब से फ्रांसीसी लोग आ गया है तब से यहाँ पर एकदम पूरा सुख है, शांति है, अमन है, चैन है, किसी तरह के किसान लोग की परेशानी ना है। पूरा एकदम फ्रांस के बारे में बड़ा कर रहा है। क्या कर रहा है? और वियतनाम के बारे में और वियतनामी के बारे में लिख रहा है कि यहाँ के लोग को नहीं तो खाने का तरीका पता है, तो रहन सहन का तरीका पता है, ना तो बोलने का तरीका पता है। यानी पूरा इसका बुराई कर रहा है। कैसा कर रहा है? वियतनामी लोग को कैसा कर रहा है और कहाँ बुराई कर रहा है? किताब में लिख कर, किताब में लिख कर। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो जो छोटा कक्षा था ना, जो छोटा कक्षा था वहाँ पर वियतनामी टीचर था। कौन सा टीचर था? यानी छोटा कक्षा जो 1 2 3 4 5 का स्टूडेंट था, यानी जो मैट्रिक से कम था, यानी जो छोटा कक्षा था वहाँ पर कौन टीचर था? तो वियतनामी टीचर। कौन था? वियतनामी शिक्षक था। तो जो ये लोग जब किस किताब पढ़ता था देखता था क्या कि फ्रांस के लिए पूरा बुराई कर लिया, वियतनामी के क्या कर लिया? पूरा बुराई कर लिया। तो क्या किया ही? तो जो किताब में लिखल है ना, जो वियतनामी शिक्षक था, जो किताब में लिखल है उन्हें बता रहा है कि किताब में क्या लिखल है? फ्रांस का पूरा बुराई कर ले और वियतनामी का पूरा बुराई कर ले। लेकिन जो वियतनामी शिक्षक है, वियतनामी का टीचर है, तो क्या किया था? ये वियतनामी टीचर जो किताब में लिखा है उन्हें बता के क्या बता रहा है? तो फ्रांसीसी का बुराई कर रहा है। फ्रांसीसी का क्या कर रहा है? उल्टे कर रहा है। फ्रांसीसी का बुराई कर रहा है, वियतनामी का क्या कर रहा है? बुराई। क्या कर रहा है? यानी बोल रहा है कि फ्रांस के लोग किस प्रकार यहाँ से लूट कर ले जा रहा है, धन को ले जा रहा है। सब स्टूडेंट को बता रहा है कि किस प्रकार यहाँ से धन को लूट कर ले जा रहा है, हम लोग के देश पर शोषण कर रहा है। कौन बता रहा है? वियतनामी शिक्षा बता रहा है। तो इससे क्या होता है? विद्रोह हो जाता है ना, होता है। अब तुम लोगों को पढ़ाएगा कि तुम्हारा देश को लूट रहा है फ्रांसीसी के लोग, तो तुम लोग को एकदम गुस्सा ना होगा अंदर से, तो होता है विद्रोह। क्या होता है? तो पहला विद्रोह होता है 1926 में। कहाँ होता है और कहाँ पर होता है? साइगोन में। कहाँ पर होता है? साइगोन में होता है। और कौन करता है? तो करता है नेटिव गर्ल्स स्कूल के विद्यार्थी। कौन करता है? नेटिव गर्ल्स स्कूल के विद्यार्थी। गर्ल्स स्कूल था। कौन स्कूल था? गर्ल्स नेटिव गर्ल्स स्कूल में पहला विद्रोह होता है। तो बोला बता कि हिंद चीन में होने वाला पहला विद्रोह कब हुआ था? तो 1926 में हुआ था। 1926 में किसके खिलाफ हुआ था? फ्रांसीसी के खिलाफ हुआ। कब हुआ था? विद्रोह का नाम क्या था? तो नेटिव गर्ल्स स्कूल विद्रोह। नेटिव गर्ल्स स्कूल विद्रोह। समझ आ गया तुम लोग को? और यहाँ पर शिक्षा देने के लिए, हिंद चीन में शिक्षा देने के लिए एक स्कूल का स्थापना किया था फ्रांसीसी। क्या किया था? स्कूल का स्थापना किया था फ्रांसीसी, ठीक है ना। समझ यहाँ पर फ्रांसीसी क्या कहता है? स्कूल का स्थापना किया था। उसके बारे में पूछता है 1907 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1907। स्कूल का नाम है टोकिन फ्री स्कूल। क्या नाम है? टोकिन फ्री स्कूल। देखा यहाँ पर, कहाँ पर है? टोकिन में क्या किया था, इसलिए उसका नाम लिखा था टोकिन फ्री स्कूल। क्या नाम लिखा था? टोकिन फ्री स्कूल। तो बोलेगा टोकिन फ्री स्कूल का स्थापना कब हुआ? 1907 में हुआ था। देखो नामा में फ्री नहीं समझना कि फ्री है, बहुत महंगा स्कूल है। नामा रख दिया फ्री, लेकिन फ्री ना है, बहुत महंगा स्कूल है। क्या है? बहुत महंगा। यहाँ पर जो आम लोग है वो नहीं पढ़ सकता है, महंगा, बहुत महंगा स्कूल है। इन्हें समझना कि फ्री है। क्या है? फ्री है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ के लोग पढ़ने लगा। जब यहाँ के लोग पढ़ने लगा तो ये लोग क्या करता था? फ्रांसीसी लोग सोचता था कि जब ये लोग पढ़ लिख जाएगा तो नौकरी मांगेगा हमसे। अब बड़ा वाला पोस्ट पर आ जाएगा, तो बड़ा वाला पोस्ट पर आ जाएगा तो फिर ये लोग क्या कर देगा? विद्रोह कर देगा। नहीं करेगा। जब ज़्यादा पढ़ लिख जाएगा, बड़ा वाला पोस्ट पर आ जाएगा, बड़ा वाला ऑफिसर बन जाएगा, तो क्या करेगा? फ्रांसीसी को डंगाना शुरू नहीं कर देगा। तो क्या कहता था? फ्रांसीसी लोग क्या कहता था? पढ़ रहा है यहाँ के लोग तो ठीक है, लेकिन इसको पासे होने नहीं देता था। यानी लास्ट में जाके जो लास्ट में जो एग्जाम होता था, लास्ट में जो जैसे मान लो मैट्रिक का एग्जाम हुआ, इंटर का एग्जाम हुआ, तो लास्ट में जो बड़ा कक्षा का एग्जाम होता था वहाँ इसको फेल कर देता था, ताकि जाता था वही लोग। तो ये लोग क्या कहता था? ये लोग जो है जानबूझकर यहाँ के लोग को, कहाँ के लोग को? तो हिंद चीन के लोग को क्या कहता था? फेल कर देता। क्या कहता था? तो हिंद चीन के लोग को क्या करता था? फेल कर देता था। अब फेल हो गया तो नौकरी नहीं मांगेगा। तो हिंद चीन के लोग को फेल कर देता था। समझ तुम लोग को आया?
फाइल कर देता था। इसी प्रकार धीरे 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 यहाँ पर विद्रोह होने लगा, धीरे 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 क्या होने लगा, फ्रांसीसी के खिलाफ क्या होने लगा, विद्रोह होने लगा। क्या होने लगा, विद्रोह होने लगा। और कुछ स्टूडेंट लोग मिलकर एक संगठन का स्थापना करता, क्या करता है, एक संगठन का स्थापना करता है। कुछ स्टूडेंट लोग मिलकर यानी कुछ विद्यार्थी लोग मिलकर अपना एक दल बनाता है। क्या बनाता है, एक दल बनाता है। क्यों दल बनाता है, तो फ्रांसीसी से लड़ने के लिए, फ्रांसीसी को विद्रोह करने के लिए, फ्रांसीसी को विद्रोह करने के लिए एक दल बनाता है। क्या बनाता है, दल बनाता है। इसका नाम रखता है क्या, अन्नानी दल। क्या नाम रखता है, अन्नानी दल। क्या नाम रखता है, अन्नानी दल, ठीक है ना। और एक पत्रिका है, एक पत्रिका तो समझ रहा है ना, ऐसे हम लोग का क्या होता है, हम लोग का अथी आता है ना, पेपर आता है ना, तो पेपर के साथ देखना शुरू, सप्ताह में हुआ आएगा, पुस्तक आता है ना, तो उसे बोलते हैं पत्रिका। क्या बोलते हैं, साप्ताहिक पत्रिका। पत्रिका निकाला, कौन निकाला, विद्यार्थी लोग। क्या निकाला, विद्यार्थी लोग पत्रिका निकाला, जिसमें लिखा हुआ रहता था कि फ्रांसीसी लोग किस तरह हमारे देश को लूट रहा है, किस प्रकार हमारे देश को बर्बाद कर रहा है, पूरा लिख लिया है। तो सब लोग पढ़ेगा, वहाँ के वियतनाम के लोग तो वो लोग को खुलने खोलेगा। तो एक पत्रिका निकाला। क्या निकाला, क्या निकाला, एक पत्रिका निकाला। तो कौन, और उसका पत्रिका का नाम रखा था अन्ना जी। क्या रखा था, अन्नान जी पत्रिका। क्या नाम रखा, अन्नान जी पत्रिका। इतना समझ तुम लोग आया, तो इतना जल्दी छाप, फिर आगे बताएंगे, ठीक है, जल्दी कर। यहाँ थोड़ा ध्यान, यहाँ पर आगे यंग लगा दिए, कौन सी लगा दिए, यंग अन्नाजी दर, और यहाँ पर अन्नाजी पत्रिका, और यहाँ पर अन्नाजी स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट ने निकाल रखे, तो अन्नाजी स्टूडेंट नामक पत्रिका स्टार्ट किया, ठीक है ना, अन्नाजी स्टूडेंट नामक पत्रिका। चल आगे, अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे। फ्रांसीसी लोग अब क्या सोच रहा था, फ्रांसीसी लोग सोच रहा था कि हिंद चीन से ज़्यादा कमाई कैसे हो, ज़्यादा कमाई कैसे होते। एक अर्थशास्त्री था, एक क्या था, जिसका नाम था पोल बर्नार्ड। क्या था, एक अर्थशास्त्री था जिसका नाम था पोल, यहाँ ध्यान दे, क्या बोल रहा है, पोल बर्नार्ड का कहना था कि जिस देश पर कब्जा किया है, अगर उससे अधिक से अधिक कमाई करना चाहते हो, तो उसका अर्थव्यवस्था का विकास करो। क्या करो, यानी उस देश में जो लोग रह रहा है उसका क्या करो, विकास करो, उस देश का विकास करो, यानी उस देश में क्या करो, विकास करो, तो उसका अर्थव्यवस्था क्या करो, विकास क्या करो। जब उसका अर्थव्यवस्था मतलब समझ रहा है, यानी वहाँ पर जो ठीक, मतलब तुम वहाँ पर जो है स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, ठीक है ना, स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, बाजार का व्यवस्था खोलो, मॉल खोलो, यानी सब अच्छा सा काम करो। कहाँ पर, तो उस देश में अगर अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो वहाँ का आदमी क्या होगा, अमीर होगा। अरे कुछ जो देश में अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था का अच्छा रोड बन रहा है, अच्छा ट्रेन का विकास हो रहा है, रेलवे लाइन बिछ रहा है, ठीक ना, अच्छा स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, तो क्या वो देश का विकास होगा। जब वो देश का विकास होगा तो वहाँ के लोग क्या होगा, अमीर होगा। और जब वहाँ के लोग अमीर होगा तो बेचने वाला कौन है, फ्रांसीसी है। तो फ्रांसीसी लोग बेचने वाला है, तो खरीदेगा कौन, वहाँ के लोग खरीदेगा। जब वहाँ के लोग ज़्यादा खरीदेगा तो फ्रांसीसी लोग को ज़्यादा फायदा होगा। किसका मानना था, ये मानना था पोल बर्नार्ड। किसे मानना था, लेकिन फ्रांसीसी लोग सोचा था कि इतना कौन करता है, यहाँ का विकास कौन करता है, उसको वहाँ लूटने आया था ना। तो वो जो करना चाहिए, जो पोल बर्नार्ड जो बोला था वो फ्रांसीसी लोग नहीं किया, फ्रांसीसी लोग वो नहीं किया, सिर्फ वो वहाँ पर क्या करें, लूटने आया वो। तो लूटने के लिए जो उसको अच्छा लगा वो किया। तो देखें यहाँ पर, तो फ्रांसीसी लोग क्या किया था, देखें यहाँ फ्रांसीसी लोग क्या किया था, फ्रांसीसी लोग यहाँ से अधिक कमाई करने के लिए क्या किया, बगान मालिक से, किससे, बगान के जो मालिक होता था, बगान के जो मालिक होता था, और जो जमींदार लोग होता है, जमींदार समझता है ना, जमींदार यानी जमीन का मालिक, जमीन का, पहले जमींदार लोग पर कितना ज़मीन होता था पता है, जैसे मान लो कि एक गाँव में पूरा उसी का होता था, समझ आ रहा है ना, एक गो गाँव पूरा उसी का होता था, उसी में तुम लोग किसान जाए खटे, यानी किसान खट रहा है, लेकिन किसान का अपना खेत ना है, किसका है, जमींदार का, किसका है। तो फ्रांसीसी लोग क्या किया, बगान मालिक एवं जमींदार से जाके क्या किया, एक तरफा अनुबंध, एक तरफा मतलब समझ रहा है कि मान लो तुम दो गोटा लड़ गया है, ठीक है ना, तो दो गोटा लड़ गया तो दोनों को हमको सुलझाना है। मान लो छोटिया लड़ गया, दोनों को क्या करना है, दोनों को सुलझाना है, दोनों लड़ा क्या करना है, सुलझाना है। सुलझाने के लिए हमको दोनों को नहीं बुलाना पड़ेगा, दोनों ने बुलाना पड़ेगा, लेकिन हम क्या किए, एक उठा के बुला लिए हैं, और उसी को जितना समझाना था उसी को समझा दिया, इसको नहीं बुलाए, तो क्या हुआ, गलती नहीं किया हम। तो एक तरफा अनुबंध मतलब क्या हुआ, तरफा अनुबंध मतलब क्या हुआ, एक गोटा से जाकर एग्रीमेंट कर लेना, एग्रीमेंट यानी एक गोटा से जाकर जो बात करना है कर लेना, एक तरफा अनुबंध कहलाता है। तो यहाँ पर क्या किया, फ्रांसीसी लोग क्या किया, वहाँ के बगान मालिक के, वहाँ के ज़मींदार के, यानी वहाँ का जो अमीर लोग था, बगान मालिक ज़मींदार से क्या किया, एक तरफा अनुबंध कर लिया। क्या कर लिया, एक तरफा अनुबंध, एक तरफा मतलब समझ रहा है ना,
यानी यहाँ पर किसको बुलाना चाहिए था? यहाँ पर किसान को भी बुलाना चाहिए था, क्योंकि किसाने लोग नहीं खटता है, मजदूर लोग नहीं खटता है, तो किसान और मजदूर को नहीं बुलाया, अनुबंध। तो यहाँ किसान और मजदूर को नहीं बुलाया, जाके बगान मालिक का ज़मींदार से कर लिया क्या, एग्रीमेंट कर लिया कि हमको जो है इतना टैक्स चाहिए, इसके लिए तुमको जो है किसान और मजदूर को जितना खटवाना है खटाओ, लेकिन हमको इतना टैक्स चाहिए, इतना टैक्स हमको मिलेगा तो तुमको इतना पैसा दे देंगे, तो तुम लोग अमीर बन जाएगा, नहीं बनेगा? तो अमीर तो ये बन जाएगा, लेकिन किसान मजदूर का क्या, वो गाय बैल की तरह खट रहा है, तो किससे जाके कर लिया? तो यहाँ पर बगान मालिक और ज़मींदार से जाके क्या कर लिया, एक तरफा अनुबंध। और क्या किया था, और किसान और मजदूर को कोई पावर नहीं दिया था, तो किसान और मजदूर को जो है ये लोग ज़बरदस्ती खटवाता था, और नहीं खटने पर क्या कहता था, उसको मारता भी था। कौन? बगान मालिक और ज़मींदार के लोग। समझा गया? तो तरफा अनुबंध क्या समझा गया तुम लोग को? अगला देख, और यहाँ से जो माल मिलता था इसको ले आने के लिए फ्रांसीसी लोग क्या किया था, तो फ्रांसीसी जो लोग रेलवे लाइन बिछाया, क्या बिछाया? रेलवे लाइन इसलिए नहीं बिछाया कि वहाँ के लोग एकदम घूमे एक जगह से दूसरे जगह जाए, इसलिए ना है। रेलवे लाइन इसलिए ही बिछाया था कि इसका माल जो है माथा ढोके नहीं ले जाएगा दूसरी जगह, माथा ढोके नहीं ले जाएगा, कि इसका माल जो है एक जगह से दूसरी जगह जाए, इसके लिए क्या बिछाया? रेलवे लाइन क्या बिछाया? और बंदरगाह का विकास किया। बंदरगाह तुम्हें समझता है? समुंदर के किनारे जहाँ जहाज आके लगता है, जहाँ जहाज आके क्या होता है, लगता है, रुकता है, जहाँ पर फिर माल उस पर भरता है, फिर जाता है, उसको बोलते हैं बंदरगाह। क्या बोलते हैं? तो बंदरगाह का भी विकास किया, बंदरगाह का भी क्या किया? विकास। अब यहाँ ध्यान दे, अगर हम बात करते हैं कि वियतनाम के लोग जो है, वियतनाम के जो लोग है, ठीक है ना, या बोले तो हिंद चीन, क्या बोले? हिंद चीन के लोग है, वो कौन धर्म को मानने वाला है? कौन धर्म को मानने वाला है? तो हिंद चीन जो है 2 धर्म को मानता है। हिंद चीन में रहने वाले लोग कितना धर्म मानता है? 2 धर्म। एक मानता है बौद्ध धर्म, क्या मानता है? बौद्ध धर्म। क्या मानता है? बौद्ध धर्म। और एक मानता है कन्फ्यूशियस। क्या बोल रहा है? कन्फ्यूशियस। जैसे मान लो नहीं रहता है कन्फ्यूशियस। क्या बोल रहा है? कन्फ्यूशियस धर्म को मानने वाला को कन्फ्यूशियसवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्फ्यूशियसवाद। जैसे नहीं रहता भारत में क्या है? भारत में क्या था? महात्मा बुद्ध था, जैन धर्म था, तो व्यक्तियन था, लेकिन इसका धर्म मानने वाला बहुत लोग है ना। उसी प्रकार कन्फ्यूशियसवादी कहाँ का है? तो यह था चीन का। कहाँ का था? चीन का था, ठीक है ना। तो कन्फ्यूशियसवाद को, कन्फ्यूशियस के विचार को मानने वाला को कन्फ्यूशियसवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बोलेगा हिंद चीन में तो कितना धर्म मानने वाला था? 2 था, एक तो था बौद्ध धर्म, एक तो था कन्फ्यूशियसवाद। लेकिन जब वहाँ के लोग, वहाँ फ्रांसीसी लोग पहुँचा तो सबको ईसाई धर्म में बदलने लगा। अब तुम ही मान लो हिंदू है, तुमको कोई पकड़ के कहेगा कि ईसाई धर्म बन जाए, मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया, कोई दूसरा धर्म बोलेगा स्वीकार करना, तो तुम लोग क्या करेगा? तुम लोग गुस्सा ना होगा? तो वहाँ पर फ्रांसीसी लोग पहुँचा और ये ईसाई धर्म या कन्फ्यूशियसवाद को क्या किया? यहाँ ध्यान दे, कन्फ्यूशियसवाद, बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियसवाद को मानने वाला के लोग को क्या किया? ईसाई धर्म में बदलने लगा। किसने धर्म में बदलने लगा? ईसाई धर्म में उसको ज़बरदस्ती क्या करने लगा? ईसाई धर्म में ज़बरदस्ती, क्या बोल रहा है? ज़बरदस्ती उसको बदलने लगा। ज़बरदस्ती उसको क्या करने लगा? बदलने लगा। जिसको ज़बरदस्ती मान जाए तो ठीक है, ज़बरदस्ती मनवा दिया, या तो किसी को पैसा दे के उसको ज़बरदस्ती ईसाई धर्म में क्या करने लगा? बदलने लगा। और 1 लाख लोग को ईसाई धर्म में बदल दिया। कितना लाख को? 1 लाख लोगों को ईसाई धर्म में लगभग बदल दिया। तो इससे वहाँ के लोग जो विद्वान तो समझता है, जो पढ़ा लिखा था, जो समझदार लोग था, जो विद्वान था, वो क्या कर दिया? विद्रोह का क्या कर दिया? तो 1868 ईस्वी में, क्या बोल रहे हैं? 1868 ईस्वी में वहाँ के विद्वान लोग, विद्वान को बोलते हैं स्कॉलर। क्या बोलते हैं? स्कॉलर मतलब होता है विद्वान। स्कॉलर इंग्लिश वर्ड है। स्कॉलर मतलब क्या होता है? विद्वान। क्या होता है? तो वहाँ के विद्वान लोग, कौन लोग? विद्वान लोग, यानी पढ़ा लिखा लोग समझता है, पढ़ा लिखा लोग। तो लोग क्या किया? विद्रोह कर दिया, जिसको बोलते हैं स्कॉलर्स। क्या बोलते हैं? स्कॉलर्स मतलब विद्वान, स्कॉलर्स मतलब। और स्कॉलर लोग क्या किया? क्रांति किया। क्या किया? विद्रोह किया। क्या किया? तो उसको बोलते हैं स्कॉलर्स विद्रोह। क्या बोलते हैं उसे? स्कॉलर्स विद्रोह। क्या बोलते हैं? तो बोलेगा बता कि वहाँ पर हिंद चीन में जो विद्वान लोग विद्रोह किया है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्कॉलर्स विद्रोह। क्या बोलते हैं? स्कॉलर्स विद्रोह। बोलेगा स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? 1868 में। कब हुआ? और ये ज़्यादा कहाँ हुआ? तो ज़्यादा हुआ हिंद चीन के 2 प्रांत था, 2 राज था। एक का नाम था हातीएन। क्या नाम था? हातीएन प्रांत। 2 राज था, प्रांत को बोलते हैं राज। क्या बोलते हैं? तो एक था हातीएन प्रांत और एक था नगुअन प्रांत। क्या था? नगुअन प्रांत। तो बोलेगा बता कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? तो 1868 में हुआ। स्कॉलर्स विद्रोह कौन किया? तो विद्वान लोग किया। ज़्यादा कहाँ पर हुआ? तब वियतनाम के हातीएन प्रांत तथा न्यूगन प्रांत में। समझ आ गया तुम लोग को? अब एक तो हम लोग को पढ़ना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है होवा आंदोलन। क्या पढ़ना है? इससे क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है ना। होवा आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
होआ आंदोलन। वियतनाम में एक आंदोलन होता है, इसको बोलते हैं क्या? होआ आंदोलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तुम लोग ध्यान से समझ। होआ आंदोलन। तो पहले बात आता है कि ऐसे पूछेंगे असहयोग आंदोलन किसने किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने किया, तो तुम्हें बोलेगा महात्मा गांधी, बोलेगा ना। उसी प्रकार होआ आंदोलन के नेता कौन था, यानी होआ आंदोलन का नेता था कौन, तो उसका नाम था, देखिए नाम टेढ़ा कुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जानने करता है कि यहाँ भारत का नाम थोड़ा है, चीन उनके नाम किरण रहता है, पागल नाम में रहता है। इसका नाम क्या है? होआ आंदोलन का जो नेता था वो था हुइन फू सो। क्या नाम था? हुइन फू सो। तो बोला बता होआ आंदोलन का नेता कौन है, क्या बोलना है? हुइन फू सो। अब पूछेगा होआ आंदोलन कब हुआ, तो बोलना है 1930 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में। बोलेगा होआ आंदोलन कैसा था, उठा फेंक देंगे जाकर, यहाँ ध्यान देगा। चुप जानवर कहीं का। पूछेगा होआ आंदोलन कैसा था, तो यह क्रांतिकारी था। क्रांतिकारी समझता है, विद्रोह करने वाला क्या बोलते हैं? क्रांतिकारी। क्रांतिकारी भी था और धार्मिक भी था। क्या था? यानी धर्म से जुड़ा हुआ था, धर्म से तो क्रांतिकाली धार्मिक आंदोलन, क्रांतिकाली धार्मिक। तो देखें यहाँ पर इतने क्वेश्चन बनता है कि होआ आंदोलन का आंदोलन के नेता कौन था, तो नेता था हुइन फू सो। होआ आंदोलन कब हुआ, तो 1939 में। होआ आंदोलन कैसा आंदोलन था, तो क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन, क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन। अब देख हुइन फू सो जो था, हुइन फू सो, तो हुइन फू सो कौन था, तो हुइन फू सो जो था एक समाज सुधारक था। क्या था? समाज सुधारक था। क्या था? समाज सुधारक था, यानी समाज में अच्छा सुधार करता था, ठीक है ना। और कौन था, तो और ये जो है ना, ये शराब खोरी का विरोधी था। शराब मतलब सबको बोलता था कि शराब उराव नहीं पीना चाहिए, शराब उराव ना पीना चाहिए। सबको बताता था कि जुआ हुआ मत खेलो, जुआ हुआ मत खेलो, समझ आ रहा है ना। और ये जो है, ये गरीब लोग है या शोषित लोग है, गरीब लोग शोषित लोग को क्या करता था? सहायता करता था। क्या करता था? सहायता करता था, सहायता। और ये जादू टोना पर भी विश्वास करता था, जादू टोना पर भी विश्वास करता था, जादू टोना पर भी विश्वास करता था। और इस पर जो है ना, इसके पास एक अलौकिक शक्ति था। क्या था? ऐसा तुम्हें ना, तब भारत में बहुत बाबा है ना, राम रहीम बाबा था, चल गया जेल ना था। उसी प्रकार था, कौन बाबा था? आसाराम बापू था, वो चल गया जेल, चल गया। ये सब बदमाश बाबा था, लेकिन अच्छा बाबा था। जिसके पास क्या था? कुछ शक्ति था। क्या था? अलौकिक शक्ति था, अलौकिक शक्ति था। तो देखो शक्ति भी इसके पास है, अच्छा काम भी कर रहा, समाज सुधारक है, शराब खोली कर रहा है, मत करो, न जुआ हुआ मत खेलो, नशेरी का काम मत करो, अच्छा बात सिखा रहा है सबको। और जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो शोषित वर्ग के लोग हैं, उसको सहायता भी करता था। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा भक्त हो गया। क्या हो गया? बहुत ज़्यादा भक्त। तो हुइन फू सो का बहुत ज़्यादा भक्त हो गया। तो फ्रांसीसी लोग को डर लगने लगा कि कहीं इसका बहुत ज़्यादा भक्त हो जाएगा, तो जब बहुत ज़्यादा भक्त हो जाएगा तो कहीं इन्हें बोल दे कि फ्रांसीसी लोग को मारो, तो इसका भक्त क्या करेगा? फ्रांसीसी लोग को कूट देगा, ना कूटेगा। तुम्हारा कोई ज़्यादा समर्थक हो जाएगा तो तुम जो बोलेगा वो सुनमिल करेगा। तो फ्रांसीसी लोग डरने लगा, फ्रांसीसी लोग क्या करने लगा? डरने लगा कि कहीं इसका बहुत ज़्यादा कहीं समर्थक हो गया, बहुत ज़्यादा भक्त हो गया, तो कहीं ये लोग इसका ज़्यादा भक्त मिलकर विद्रोह नहीं कर दिया, कहीं हम लोग को कूट नहीं दे। तो क्या किया था? फ्रांसीसी जो लोग था, इसको क्या कर दिया? इसको कह दिया कि पागल है। क्या कर दिया? यानी फ्रांसीसी लोग इसको, यानी हुइन फू सो को पागल घोषित कर दिया। क्या कर दिया? पागल घोषित कर दिया, पागल घोषित कर दिया। और इसको जबरदस्ती जाके जेल में बंद कर दिया। जबरदस्ती क्या किया? इसको जबरदस्ती जो है कहाँ बंद कर दिया? जेल में बंद कर दिया। जेल में क्या किया? बंद कर दिया। जेल में क्या किया? बंद कर दिया। समझ आ गया तुम लोग को? तो बताओ, हुइन फू सो को जेल में कौन बंद किया? फ्रांसीसी लोग। जबरदस्ती पागल घोषित करके इसको क्या किया? जेल में बंद कर दिया। जब इसको जेल में बंद करेगा तो इसका जो भक्त है, यानी इसका समर्थक को क्या करेगा? हंगामा करेगा पूरा। तब फ्रांसीसी लोग सोचा कि हम इसको पागल बोल रहे हैं तो ये नहीं मान रहा है, इसको डॉक्टरवा के द्वारा नहीं रहते, डॉक्टर ने पागल घोषित करता है, हम तुमको पागल बोलेंगे तो तुम पागल हो जाएगा। डॉक्टर अगर तुमको लिख के दे दिया कि तुम पागल हो तो क्या, तो सब तुमको पागल मानने लगेगा। फ्रांसीसी लोग सोचा कि इसको जो है हम बोल रहे हैं तो कोई नहीं मान रहा है, इसको डॉक्टर के द्वारा बलजबरी इसको पागल घोषित करवा देते हैं। डॉक्टर के द्वारा इसका रिपोर्ट में ज़बरदस्ती इसको हम पागल घोषित करवा देते हैं। कौन सोच रहा है? फ्रांसीसी। कौन सोच रहा है? फ्रांसीसी के लोग सोच रहा है। तो फ्रांसीसी लोग क्या करेगा? डॉक्टर को भेजेगा। किसको भेजेगा? एक डॉक्टर को भेजेगा। किसको? हुइन फू सो के पास। किसके पास भेजेगा? हुइन फू सो के पास एक डॉक्टर को भेजेगा। अब बोलेगा इसको तुम चेक करो और चेक करके इसको पागल घोषित कर दो, पागल घोषित कर दो। लेकिन जो डॉक्टरबा इसको पागल घोषित करने गया, वो डॉक्टरबा जो है इसके प्रभाव में आकर, इसका मतलब प्रभाव में इसका खुद आ गया, नहीं खुद इसका भक्त बन गया। कौन? डॉक्टरबा। यानी इसका हुइन फू सो इतना अच्छा व्यक्ति था, इसके पास इतना अलौकिक शक्ति था
कि डटरवा इसके प्रभाव में खुद आकर इसका भक्त बन गया। अब बोला हम इसको पागल घोषित नहीं करेंगे, पागल ना है, पागल है तो पागल घोषित क्या करेगा, अच्छा व्यक्ति है। तो डटरवा खुद क्या हुआ, इसका भक्त बन गया। क्या बन गया, भक्त बन गया। जब आप तो जब जनता पता चला, जनता को पता चला कि पागल ना है, इसको ज़बरदस्ती पागल करवाया जा रहा है, तो जनता लोग क्या किया और विद्रोह करने लगा। तो जब डटरवा इसको पागल घोषित नहीं किया तो फ्रांसीसी लोग क्या किया, फ्रांसीसी लोग सोचा कि इसको हम देश से बाहर कर देते हैं। जब इसको देश से बाहर कर देंगे तो यहाँ के लोग धीरे धीरे जनता अपने शांत हो जाएगा। जब इसका नेता नहीं रहेगा तब क्या होगा, धीरे वो अपने शांत हो जाएगा। तो क्या किया था फ्रांसीसी लोग, विन फू सो को, किसको, फ्रांसीसी लोग विन फू सो को, किसको, विन फू सो को वियतनाम से कहाँ भेज दिया, वियतनाम से इसको निर्वासित कर दिया, यानी वियतनाम से बाहर कर दिया। क्या कर दिया, वियतनाम से इसको जेल से निकाल कर वियतनाम से निर्वासित कर दिया। निर्वासित तो समझ रहा है, देश से बाहर कर देना निर्वासित कहलाता है। देश से बाहर से कर जाना क्या कहलाता है, निर्वासित करके कहाँ भगा दिया लाओस। कहाँ जाओ तुम लाओस, कहाँ भगा दिया, लाओस भेज दिया। कहाँ भेज दिया, लाओस भेज दिया। इस प्रकार धीरे धीरे हुआ आंदोलन समाप्त हो गया। क्या हो गया, समाप्त। क्या हो गया, इतना समझ तुम लोग का आया। फिर 2 व्यक्ति आता है, ठीक है ना, कोई कितना व्यक्ति आता है, 2 व्यक्ति आता है, लेकिन नाम थोड़ा टेढ़ा कवर रहेगा। लेकिन तुम लोग को धीरे वीडियो को पहले एक बार अच्छा ही देख ले, फिर दूसरा बार जो है फास्ट करके देख लेना, धीरे धीरे इस तरह कर देखे तैयार हो जाएगा। एक का नाम था फान बाई चाऊ। क्या नाम था, अरे चीनी नाम थोड़ा पागले रहता है, समझ रहा है ना। तो फान बाई चाऊ नाम क्या था, फान बोई चाऊ, बोई चाऊ। और एक का नाम था फोन, यानी फान चू त्रिन। क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर 2 व्यक्ति आता है। इसके बाद हुआ आंदोलन हो गया। इसके बाद फिर आता 2 व्यक्ति, क्या आता है, 2 व्यक्ति। अब फिर दोनों सोचने लगे कैसे फ्रांसीसी को यहाँ से मार के भगाए, हिंद चीन से मार के भगाए। तो इसके लिए आता है 2 व्यक्ति, एक आता है फोन बोई चाऊ, और एक आता है फोन चू त्रिन। याद हो रहा है नाम, फोन चू त्रिन। फोन बाई चाऊ का मानना था कि यहाँ से पहले फ्रांसीसी को भगाओ, चाहे कैसे भगाना पड़े, यहाँ से भगाओ, चाहे हमको राजा के सहायता लेकर भगाना पड़े तो भगाओ। लेकिन तो ये था, ये राजा के समर्थक थे। राजा का क्या था, यानी राजा के सहायता लेकर फ्रांसीसी को भगाना चाहता। लेकिन ये कहता था कि हमको रहता राजा का शासन अच्छा है, राजा का शासन अच्छा रहता है, नहीं रहता है। तो ये बोलता था कि यहाँ पर राजा का भी शासन नहीं होना चाहिए और न तो फ्रांसीसी का शासन होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर लोकतंत्र होना चाहिए, यहाँ पर गणतंत्र होना चाहिए, यानी यहाँ लोगों का तंत्र, यानी जनता का शासन होना चाहिए, जनता का शासन होना चाहिए। कौन बोलता था, फोन चू त्रिन, फोन चू। ये दोनों का विचार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये चाहता था कि राजा के सहायता लेकर फ्रांस को आज़ाद कराना, वियतनाम को आज़ाद कराना। कौन, फोन बोई चाऊ, वियतनाम को आज़ाद कराना। लेकिन इसका मानना था कि वियतनाम में जो है न तो राजा का शासन होना चाहिए, न तो फ्रांसीसी का शासन होना चाहिए। यानी न तो ये राजा का शासन, राजतंत्र चाहता था, ना तो ये फ्रांसीसी शासन चाहता था। फ्रांसीसी शासन यानी दोनों में से कोनो ही नहीं चाहता था। यहाँ ये कहता था कि यहाँ पर शासन होना चाहिए किसका, जनता का, किसका, यानी लोकतंत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लोकतंत्र और गणतंत्र। गणतंत्र बोले तो जो नेता होता है जो बनेगा वो चुन के आएगा, उसको जनता चुनेगा, यानी गणतंत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गणतंत्र। कौन, तो समझ आ गया। तो बोले किसका मानना था कि राजा की सहायता लेकर फ्रांसीसी को यहाँ से भगाया जाए, तो बोलना है फोन बोई चाऊ, फोन बोई। और किसका मानना था कि राजतंत्र को भी समाप्त कर दिया जाए और फ्रांसीसी को भी यहाँ से भगा दिया जाए, तो फान चू त्रिन, फोन चू। अब देखिए यहाँ पर ये जो फोन बोई चाऊ है ना, फोन बाई चाऊ जो है एक विद्वान रहता था चीन में एक विद्वान था। उससे जाके मिला, उससे जाके क्या किया, मिला, ठीक है ना। तो चीन में एक विद्वान था जिसका नाम था लूसांग किसाऊ। क्या नाम है, नाम थोड़ा पागल अगल सब मिलेगा, सब पागल अगले नाम मिलेगा। क्या है, लूसांग, क्या है, लूसांग किसाऊ। तो चीन में एक विद्वान रहता था, उससे जाकर फोन बाई चाऊ उससे मिला। किससे मिला, तो लूसांग किसाऊ से जाकर मिला। और लूसांग किसाऊ से मिलने के बाद उसका बात से जो है, लूसांग किसाऊ अच्छा व्यक्ति था, तो उसका बात से जो है पूरा ये प्रभावित हुआ। क्या हुआ, प्रभावित हुआ। और प्रभावित होने के बाद एक पुस्तक लिख दिया 1941 ईस्वी में। कौन लिखा, फोन बाई चाऊ। पुस्तक के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। 1941 ईस्वी में फोन बाई चाऊ ने एक पुस्तक लिखा और पुस्तक का नाम है क्या, द लॉस ऑफ
हिस्ट्री, द लॉस ऑफ हिस्ट्री ऑफ वियतनाम। यहाँ ध्यान दे, तो तुम लोग का क्वेश्चन आएगा कि बता कि द लॉस ऑफ हिस्ट्री ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक किसने लिखा? तो बोल रहा है फोन बॉय चाओ। क्या बोल रहा है? फोन बॉय चाओ। ऐसा हो गया। द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक किसने लिखा? तो फोन बॉय चाओ। कब लिखा? 1941 में। और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार वियतनाम जो है अपना हिस्ट्री को धीरे धीरे समाप्त करते जा रहा है, यानी फ्रांसीसी लोग किस प्रकार वियतनाम के हिस्ट्री को नष्ट करते जा रहा है और अपना हिस्ट्री लाद रहा है, अपना हिस्ट्री लाद रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, तो ये हो गया ना। उसके बाद अब आएगा एक नेता जिसका नाम है हो ची मिन। कौन नाम है? हो ची मिन। क्या बोल रहे हैं? हो ची मिन। और इसी के प्रयास से जाकर वियतनाम क्या होगा? 1945 ईस्वी में आज़ाद होगा। 1945 ईस्वी में क्या होगा? आज़ाद होगा। जिस प्रकार यहाँ पर भारत में जिस प्रकार क्या है, भगत सिंह को मानता है, सुभाष चंद्र बोस को मानता है ना, उसी प्रकार वियतनाम के लोग हो ची मिन को बहुत मानता है, क्योंकि हो ची मिन के प्रयास से ही जाके फ्रांसीसी के लोग को यहाँ से भगाएगा और वियतनाम क्या होगा? आज़ाद। क्या होगा? आज़ाद। तो पहले तुम लोग इतना लिख और देख लेते हैं वीडियो कितना देरी हो गया। अगर ज़्यादा देरी हो गया होगा तो कल इसका पार्ट 2 बनाएंगे, कल पूरा समाप्त हो जाएगा। समझ गया ना? क्योंकि ये बहुत बड़ा है। फिर तुम लोग को जस्ट इसके बाद पढ़ाएंगे भारत में राष्ट्रवाद, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भारत में राष्ट्रवाद तुम लोग पूछेगा कि सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में जितना भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है? तो हिस्ट्री का है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ आ रहा है ना? सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो भारत में राष्ट्रवाद जब पढ़ाएंगे तो काफ़ी मजा आएगा, क्योंकि भारत के बारे में पढ़ेंगे कि भारत कैसे कैसे जाके आज़ाद हुआ, भारत के बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी मजा आएगा। ठीक है ना? भारत में राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे तो पूरा मजा आएगा उससे पढ़ने में। ठीक है ना? जल्दी इतना तुम लोग छाप। और तुम लोग जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर ले। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है।